तो स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सबसे पहले तो हमने देखे थे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या थे और लिटरेरी सोर्सेज क्या थे। आर्कियोलॉजिकल में हमने कांगड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ा था। एरियाज मैंने बता दिए थे, बट फिर से याद रखना, देहरा, मसरूर, धलियारा और गुलेर। धलियारा में कंफ्यूजन होती है, बाकी गुलेर और देहरा तो मैक्सिमम, मसरूर ये पता ही होता है कि ये कांगड़ा में है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक्सकावेशंस मिली है। और स्टोन एज की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो ज्वालामुखी, देहरा, गोपीपुर एंड नूरपुर जो है, यहाँ पे आपकी स्टोन एक्सकावेशंस जो है वो मिली है, जहां से हमारे को हिमाचल के सोर्सेज के बारे में पता चलता है, कांगड़ा इन पर्टिकुलर। अगर मैं क्वाइंस की बात करूं, स्टडी ऑफ क्वाइंस को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। पहले अगर हम देखा जाए तो पहले के टाइम में जो है कॉइन्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, पर जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद से इसको इंपॉर्टेंस देना शुरू किया गया और उसके बाद से ही हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में पता लगाया गया। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का यही है कि हिमाचल स्टेट म्यूजियम जो है वो कौन से में स्टैब्लिश हुआ था, 1973 से 74, ठीक है। और यहाँ पे जो अट्रैक्शन थी, मतलब क्वाइंस की सबसे पहले जो देखा था, मतलब जिसकी अट्रैक्शन गई, जिसके बाद ही इन हिमाचल वालों की मतलब ये खोज शुरू हुई आपकी क्वाइंस को रिलेटेड या फिर आपकी एकोलॉजिकल साइट्स को लेके, वो थे वीसी ओवरी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अदर म्यूजियम, भूरी सिंह म्यूजियम, ईयर 1908, ठीक है, साथ साथ बोलते जाना, 1908। दिस बोथ म्यूजियम कॉइन कंटेन्स कॉइन्स, ईयर याद रखना, एडी बीसी दोनों है। सेकंड सेंचुरी बीसी से लेके सेकंड सेंचुरी एडी तक के बीच में जितनी भी ट्राइब्स थी उनके कॉइन्स जो है वो इन दोनों म्यूजियम्स में पड़े हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले जो कॉइन्स यहाँ पे मिले थे वो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स, और अर्लीस्ट कॉइन्स की बात करें तो पर्टिकुलर 87, जिसमें से भूरी सिंह म्यूजियम में 25 है और बाकी जो है आपके 12 है। अर्की में 12 कॉइन्स मिले थे, सॉरी, स्टेट म्यूजियम में जो कॉइन्स है उसमें से जो है अर्की से सबसे ज्यादा कॉइन्स मिले हैं। यहाँ पे मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने दो चीजें बताई थी कि ग्रीक के कॉइन्स है वो दो जगह से मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताओ, दो मेन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ग्रीक के कॉइन्स मिले हैं। हाँ जी, हमीरपुर में, ठीक है। पर्टिकुलर याद रखना, टप्पा मेवा विलेज ऑफ हमीरपुर, एंड आपकी चंबा की होगी लचोरी एंड सरोल विलेज, ठीक है। ज्वालामुखी में जो है आपके 31 कॉइन्स मिले हैं। ये इन पर्टिकुलर इतना नहीं है, बस ये याद रखना 87 पंच मार्क्स का, ठीक है। ग्रीक बैक्टीरियन पेनेट्रेशन जो है वो हमीरपुर एंड चंबा इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में रही है। मोस्ट ऑफ द कॉइन्स फाउंड आर पंचमार्क कॉइन्स, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर हम कुल्लू इन पर्टिकुलर की बात करें तो कुल्लू में जो अर्लीस्ट कॉइन्स मिले हैं वो किंग वीरायश के थे। सेंचुरी कौन सी थी, एडी, एडी, फर्स्ट सेंचुरी एडी, ये एडीबीसी ध्यान रखना, ठीक है। टू एलॉजीज आर फाउंड इन कांगड़ा विच मेंशंस द लोकल चीफ। दो इलॉजीज मिली। इलॉजीज काइंड ऑफ एक मेटल की ले लो या कुछ ले लो जिसके ऊपर जो है राजा ने कुछ ना कुछ लिखा होता था, तो वो जो मिली है उस पे जो दो नाम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किंग का नाम था जयचंद्र और चीफ का नाम था, लोकल चीफ का नाम लक्ष्मण, ठीक है। आपको ये आपके ऊपर नीचे करके भी पूछ सकते हैं, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट में भी आ सकता है। अब आते हैं इंस्क्रिप्शन में। सबसे पहली इंस्क्रिप्शन जो है वो पथियारा एंड पथियार और कन्हारा में मिली है, जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पेपर में आ चुका है। सोपुर फ्रॉम हिल केव इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, हाटकोटी। यहाँ पे ये याद रखना, हिल केव, क्योंकि ना रॉक केव रॉक्स के अंदर मिली है, कहाँ से मिली है, तो ये एक बारी क्वेश्चन रॉक केव पे आ रखा है, तो इसलिए सोपुर जो है वो आपके हाटकोटी से मिली है। सलानू एंड मैंगलोर जो मंडी में पड़ता है वहां से भी इंस्क्रिप्शन मिली है। ये इंपॉर्टेंट है कि निर्मंड कॉपर प्लेट है जो वो कौन से साल में, मतलब कौन सी सेंचुरी में इशू की गई थी, 7th सेंचुरी एडी में, और नाम है लिखा है महासमानता समुद्र सेन करके इन्होंने जो है इशू की थी। बट मैंने आपको जब कुल्लू का चैप्टर पढ़ाया था वहां पे ये भी बताया कि ये कुल्लू के राजा नहीं थे, मतलब कुल्लू के राजा ने ये इंस्क्रिप्शन जो ये कॉपर प्लेट है ये इशू नहीं की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब हम डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, आज आप अगर हम कंप्लीट ना कर पाए तो आप जब डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे वहां पे मैंने इन पर्टिकुलर ये पॉइंट बताया था। अब आते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा स्टोन इंस्क्रिप्शन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से मिली है, नंबर
36, ठीक है, चंबा से मिली है, नंबर 36 है, हाईएस्ट है। और इनका जो कैरेक्टर है वो डोनेटिव, मतलब किसी ना किसी ने इनको डोनेट किया, ये याद रखना। मोस्टली रिटन इन स्क्रिप्ट्स के नाम क्या है? शारदा एंड टंकरी। आज के डेट में अगर अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी स्टोन इंस्क्रिप्शंस कहाँ पड़ी है? भूरी सिंह म्यूजियम में। इतना था आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। अब आते हैं लिटरेरी। लिटरेरी सोर्सेज मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं और हमेशा आज तक जो आए हैं मैच द फॉलोइंग या इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट में आए हैं। आई होप आपको ट्रिक्स याद हो, रिवाइज कर लेते हैं। तारिक यामिनी ये पर्शियन सोर्स है, ये अल उतबी ने लिखा है। अब यहाँ पे ईयर याद कर लो, 1020 एडी। हबीबस सियार आपकी खावंद मीर ने लिखी है 1523 एडी में। गुलशन इब्राहिम और तारिक के फरिश्ता, ये किसने लिखी है? फरिश्ता ने, ठीक है। तुगलक के बारे में बंदर चच, कासिद ए बंदरे चच, ठीक है। इसमें बताया था तुगलक के इन्वेजन के बारे में, तुगलक की इन्वेजन के बारे में कि तुगलक ने जब इन्वेड किया था वो किसके टाइम पे लिखा है? कासिद ए बंदरे चच। तो ये याद करने की जरूरत है क्योंकि बंदर चच से ही आपका नाम पता चल रहा है। अब मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्वेजन की थी, ये इन पर्टिकुलर कहीं नहीं लिखा रखा है सिवाय एक इंसान के। कौन थे वो जिन्होंने इनके बारे में रेफरेंस किया था कि इन्होंने नगरकोट की इन्वेजन की थी? ज़ायुद्दीन बरानी, ठीक है, ज़ायुद्दीन बरानी। फिर फिरोज शाह तुगलक ने जो इन्वेजन की थी उसके बारे में जो है काफी बुक्स में लिखा गया है। जो पर्शियन थी वो थी तारिक फिरोज शाही, जो बरानी और अफीफ ने लिखी है। ये आपके एंशंट और मेडिवल वाले के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। फरिश्ता लिखी है तारिक फरिश्ता, और तुजुक ए जहांगीरी, मतलब इन तीन जहांगीर की जो तुजुक ए जहांगीर है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें भी इसका मेंशन है। तो याद रखना फिरोज शाह के बारे में कि उन्होंने नगरकोट की इन्वेजन की थी, वो काफी बुक से इनको माना जाता है कि हाँ इन्होंने की होगी। अगर एक ही सोर्स में जैसे ज़ायुद्दीन बरानी ने लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। मोहसिर उल उमरा शहनवाज खान, तो ये चारों याद रखना। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 या नाम दे देंगे, 2 नाम दे देंगे, या ज़ायुद्दीन बरानी का डाल देंगे। जैसे ज़ायुद्दीन बरानी की बुक का नाम यहाँ पे मेंशन है, बस ये है कि इन्होंने जो है रेफरेंस दी थी आपकी। अगर मैं तैमूर की इन्वेजन की बात करूं तो 1369 और 1414 एडी के बीच में इन्होंने इन्वेजन की थी। और तेजू के तैमूरी जो इनकी बुक है उसमें शिवालिक हिल्स के एक राजा का नाम मेंशन है, उनका नाम क्या था? राजा रतन सिंह, ठीक है। और अब थोड़ी सी और बुक्स जो हमने रिवीजन की थी उसमें देख लेते हैं। वाकिते मुश्ताक रजीकुल्ला मुश्ताक ने लिखी है। अकबरनामा और आईने अकबरी जो है वो अबुल फैजल ने लिखी है। मुनराख उल तवारिक जो है वो अब्दुल कादिर बदौनी ने लिखी है। काइंडली जो मेन है वो तो मैंने आपको ट्रिक्स को करा दिए थे, बट ये पढ़ के जाना, अब तो रिवीजन ही चली है तो इतना ही ठीक है। अब संस्कृत आ जाओ। पनीनी ने क्या लिखी है? अष्टाध्यायी। कालिदासा रघुवंशम। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्र राक्षस किसने लिखी है? ठीक है। एंड राज तरंगिनी होगी आपकी कल्हाना, ठीक है। नेक्स्ट हम सिखों की आ जाते हैं क्योंकि इन सबका कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या रोल रहा है हमारे हिमाचल की हिस्ट्री में। तो यहाँ पे मोहसिन फानी ने कौन सी बुक लिखी थी? दबिस्ताने मजाहिब, ठीक है। गुरु शोभा ने लिखी थी सेनापत, और गुरु बिलास लिखी थी भाई सुखा सिंह ने, और गुरु शोभा लिखी थी सेनापत ने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। मोहसिन ने फानी दबिस्ताने मजाहिब ये तो याद हो जाएगा, बट ये दोनों याद रखना, ये कहीं आपके शफल करके ना पूछ ले एक ऊपर नीचे, तो ये याद रखना। ट्रैवल लॉग्स, ह्यून सैंग जो है जो चाइनीज ट्रेवलर थे वो आपके विजिट किए थे 630 एडी में यहाँ पे, और यहाँ पे कितने तक रहे थे? 648 एडी तक, ठीक है। इन्होंने जो मेंशन किए जगहों के नाम वो थे कुलूटा, जलंधरा, और आपका शुगना, और लाहौला का भी मेंशन किया है, लाहौल का भी। तो शुगना जो है वो कौन से स्टेट का नाम था उस टाइम पे, मतलब कौन से एरिया का नाम था? सिरमौर का, ये याद रखना, ठीक है। यूरोपियन ट्रैवलर्स हम पढ़ चुके हैं, ट्रिक मैंने आपको करा दी थी। फोस्टर फ्रेजर में एलेक्सा में गाने बजाकर गेड़ी लगाते हैं। क्राफ्ट मेला देखने गए, मंडे को आर्चरी थी वहां, ह्यूज मेला था। तो ये ट्रिक एक बारी पेपर से पहले करके चले जाना, ठीक है। सबसे पहले हमको सिर्फ ये याद रखना है कि पहले इंग्लिश ट्रैवलर जो कांगड़ा विजिट किए थे वो कौन थे? कॉरिएट, ठीक है, ये याद रखना।
और ईयर्स याद रख सकते हो तो रख लेना, बट अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आया, ईयर्स आपको क्रोनोलॉजी याद है, ईयर्स याद नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ऊपर कौन आया नीचे कौन आया है, उसके हिसाब से आप ईयर सेट करके लिख सकते हो। दो मैंने नाम बताए थे जो आपके कांगड़ा विजिट नहीं किए थे, वो कौन थे? फोस्टर और मूरक्राफ्ट, याद रखना, ठीक है। बाकी सारे ये लाइंस में दे रखे हैं। तो वंशावली क्या होती है? रूलर्स के टेन्योर के बारे में लिखा होता है पंडितों ने, या फिर जैसे भी आपको पता ही है हमारे भी लिखा होता है, तो इसको वंशावली कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, स्पीति वैली में जो है 600 इयर्स ओल्ड एक मनुस्क्रिप्ट मिली है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। अब देखो इसमें इसी टॉपिक पे दो बारी क्वेश्चन आया हुआ है, एक बारी एलाइड में आ रखा है, एक बारी एचएस में आ रखा है। एक बारी दे रखा था कि जो ये मनुस्क्रिप्ट मिली है कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी थी, कौन सी स्क्रिप्ट थी? धोती में। एक बारी क्वेश्चन ये आया था, एक बार आ रखा है ये जो 600 इयर्स ओल्ड मनुस्क्रिप्ट मिली है वो कहाँ मिली है? स्पीति वैली में। अब ईयर आ सकता है कि कौन से ईयर में मिली है, मतलब एचपी लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी ने जो ये फाउंड किया है, कौन से ईयर में फाउंड किया है? 2011 में, अगर मैंने इन पर्टिकुलर करना हो, ठीक है। इतना ज्यादा आपको डीप में पढ़ना है, एक एक लाइन जो हमने करवा दी है, ध्यान से करना है इसको, ठीक है। अब एक और, थलोग विलेज कहाँ पे है आपकी? लाहौल में। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक और गोल्डन वर्ड्स में लिखी हुई मनुस्क्रिप्ट मिली है, वेरी इंपॉर्टेंट। विलेजेस भी पूछ सकते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने ऊपर सरोल कर ली, ठीक है, हमने अभी ये टप्पा मेवा की या थलोग की, इसको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अगर हम सिविलाइजेशन पे चले तो ऑल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक, सिविलाइजेशन और आपका ट्राइब्स। मेक श्योर इसके जो ट्राइब्स के आपके मैरिजेस है, ड्रेसेस है, उसको रट लो, क्योंकि जो है अभी हम जैसे पढ़ते हैं ना तो हमारे को लगता है कि आता है, बट ये सारे ना इतने ज्यादा शफलिंग है, मतलब इतने सारे ट्राइब्स दे रखे हैं, तो फिर जब पेपर करने बैठते हैं तब वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है, तो याद रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कोलारियंस थे, ठीक है, कोलारियंस जो थी वो लैंग्वेज थी किसकी? कोली, हाली, डोम्स, चनाल की, ठीक है। तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो कोलारियन थी, और माना जाता है कि सबसे पहले आके ये सब कहाँ प्राइमरी सेटल हुए थे? लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना है कि सबसे पहले ये वाले एरिया, अगर आप देखोगे ना ये जो आपको कोली, हाली, डोम्स, चनाल, ये जो कास्ट है वो आपको इन्हीं एरियाज में ज्यादा इनकी कंसंट्रेशन दिखेगी, और सबसे आके पहले भी ये यहीं बसे थे, तो जो इनकी लैंग्वेज थी उसको कोलारियन बोल देते हैं, और इन इन सबके अंडर जो है ये कोलारियंस आते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था अर्ली इनहैबिटेंट्स कौन माने जाते हैं हिमाचल के? दासस, ठीक है, दासस, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। कोलीज एंड मुंडास वर अर्लीस्ट एंड ओरिजिनल माइग्रेंट्स। अब इनहैबिटेंट्स मतलब जो यहाँ पे पहले से रहते थे वो दासस माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि सबसे पहले माइग्रेट आके जो हिमाचल आए थे वो कौन थे? कोलीज एंड मुंडास। ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कोलीज एंड मुंडास वाला, कि फर्स्ट ओरिजिनल अर्लीस्ट एंड ओरिजिनल माइग्रेंट्स टू हिमाचल हिल्स वर कोलीज एंड मुंडास, और इनके किंग थे शंबरा, क्या। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किंग शंबर जो थे वो कौन सी आपकी ट्राइब से बिलोंग करते थे? कोलीज एंड मुंडास। दूसरी ट्राइब जो आई थी वो कौन थी? मोंगोलाइट्स, ठीक है। मोंगोलाइट्स को और किस किस नाम से बोला गया है? भोतास एंड कीरतास। अब इन पर्टिकुलर अगर आपको पूरी स्टेटमेंट नहीं है, देखो जैसे हमने ये तीनों स्टेटमेंट लिख रखी है, हम पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, तो हमारे को ये याद रहती है, बट अगर आपको सिंगल बोल दिया जाए कि भोतास जो है वो कौन से नंबर पे आए थे, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो प्लीज एक एक वर्ड याद करके जाना। मंगोलाइट्स को भोतास और कीरतास कहा जाते हैं, ये आपके जो है सेकंड नंबर पे आए थे। लास्ट में कौन आए थे? आर्यंस और खासास। अब आर्यंस और खासास आपको मैंने उस टाइम भी बताया था जब हमने क्लासेस लगाई थी कि ये ना मतलब थोड़े थोड़े गैप्स में आए थे ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं जगह ये लिखा है कि खासास जो है उनकी आर्यंस के साथ लड़ाई हुई थी, तो मतलब ये है कि जो पहले आर्यंस आए थे उनके जो बाद में आर्यंस आए उनके साथ लड़ाई हुई, फिर जो लेटर आर्यंस से जिनको खासास का नाम दिया गया है वो जीत गए। तो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे आर्यन और खासास को हम एक साथ ही लेके चलेंगे जब तक यहाँ पे हम रेसेस की बात कर रहे हैं कि लाइन में कौन कौन सी आई। तो पहले कोलीज एंड मुंडास, सेकंड पे मोंगोलॉइड्स, भोतास एंड कीरतास, एंड थर्ड आपकी आर्यन एंड खासास, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ हाँ, वो मुंडास वाले मैंने इसमें मेंशन भी किया हुआ है शायद से, ये देखो ऊपर प्रोटो
ऑस्ट्रॉइड लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये मुंडा स्पीकिंग कोलारियंस हुए। इसी में देखना ऊपर लिख रखा है, हाँ ठीक है। तो थर्ड रेस जो एंटर की वो आर्यन और खासास थे, ये कश्मीर वाली साइड से आए थे। अब यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी दिया हुआ है, आर्यंस पहले आए, फिर खासास आए, फिर वैदिक आर्यंस आए। तो ये सारे एक ही ट्राइब है, पर ये क्योंकि शिफ्टों में रख लो, जैसे शिफ्ट्स में आए थे। तो जो वैदिक आर्यन थे उनको हम इंडो आर्यंस बोलते हैं। मतलब आप लोगों ने सर ने आपको पढ़ाया होगा एंशिएंट में, ऋग्वेदा के टाइम पे, वैदिक के टाइम पे जो आए थे उनको इंडो आर्यंस का नाम दिया गया था। ठीक है, फिर बैटल होती है, दास्यूस जो यहाँ के नेटिव्स थे, ठीक है, उनकी बैटल होती है आर्यंस के बीच, आर्यंस और दास्यूस के बीच में बैटल होती है। और इस बैटल का मेंशन कौन सी उसमें वेद में है? ऋग्वेद। दास्यूस नेटिव्स और वैदिक आर्यन जो आए थे, इनके बीच में लड़ाई होती है और वैदिक आर्यंस जीत जाते हैं। इस बैटल का जो मेंशन है वो ऋग्वेद में है। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, 2 बारी पेपर में आ रखा है, मैंने 2 बारी रिपीटेटिव देखा है। अब ये वो वाला पॉइंट है जो शायद से मुझसे रुदाली मैम पूछ रहे थे, पता नहीं विभोर ने पूछा था, कि लेटर वैदिक पीरियड में एक छोटा सा टॉपिक लिख रखा है बुक्स में, और वहीं से उन्होंने उठा के ये क्वेश्चन पूछ लिया। ये था कि ऋषिज जो है वो कौन कौन सी जगहों से एफिलिएटेड है आपके हिमाचल में। तो रेणुका लेक जो है वो एफिलिएटेड है जमदाग्नि से। मतलब अगर मैं सिरमौर की बात करूं इन पर्टिकुलर, तो वहां पे जो देव मतलब ऋषि जो उससे एफिलिएटेड है, अगर सिरमौर इन पर्टिकुलर आ गया तो कौन सा है? जमदाग्नि। निर्मंड है परशुराम से। बहुत बारी हम कंफ्यूजन कर देते हैं, रेणुका का एफिलिएशन परशुराम से भी है, ठीक है ना, स्टोरी मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं एग्जाम देती थी मेरा खुद का ये क्वेश्चन गलत हुआ था जब ये आया था, क्योंकि मैंने रेणुका को परशुराम से एफिलेट कर दिया था पहले ही। मतलब वो मैच द फॉलोइंग में आया था तो मेरे को, मैंने बाकी देखे भी नहीं क्योंकि आते तो थे नहीं, तो परशुराम को रेणुका से एफिलेट कर दिया, बाकी देखे ही नहीं। तो ये रेणुका जो है वो जमदाग्नि से रिलेटेड है। निर्मंड जो आपका कुल्लू में है वो परशुराम से एफिलेटेड है, वशिष्ठ कुंड ऋषि वशिष्ठ से। और आपका व्यास केव जो है वो सेज व्यास से। काइंडली जो मैंने कल प्लेसेस वाली आपको वीडियो भेजी है उसको देख लेना, उसमें आपको ये मिल जाएगा व्यास केव कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ बिलासपुर में है ये व्यास केव। ठीक है, अब जनपदास पे आ जाओ। जनपदास हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं बहुत बारी इसको करा चुकी हूँ, एक बारी रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ट्राइबल रिपब्लिक्स जो होते थे उनको जनपदास बोले जाते थे, और ये खासाज ही थे जो एंड में जो आपके आर्यंस थे उन्होंने क्या कर लिया, अपनी छोटी छोटी टेरिटोरियल यूनिट्स को जो है वो बना लिया, और फिर ये अलग अलग जनपदास बन गए और अलग अलग एरिया में रूल करने लग गए थे। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? आर्यंस ही थे अलग अलग टाइम पे। हम भी ऐसे बोलते हैं कि जो हमारी वो है वो आर्यन से ही आगे जो है वो चली आ रही है। तो पहला था हमारा ओदम्बरास। ओदम्बरास कौन से एरियाज में थे? हाँ, पठानकोट और नूरपुर में। तो महाभारत में बोला गया है कि ओदम्बर्स जो थे वो सेज विश्वामित्रा के डिसेंडेंट्स थे। फाउंडेड कौशिक ग्रुप, जो कौशिक आज के डेट में भी आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग जो अपने सफिक्स में कौशिक लगाते हैं, तो वो वही माना जाता है कि विश्वामित्रा के डिसेंडेंट्स है। तो ओदम्बर्स जो थे वो आपके सेज विश्वामित्र के डिसेंडेंट्स थे, ये महाभारत में बोला गया है। अब चंद्रगोमिन की बुक थी वो कौन से ईयर में, मतलब कौन से टाइम में आई थी, कौन सी सेंचुरी में? हाँ, अब अगर इन पर्टिकुलर बहुत ही बिल्कुल ही वो डेप्थ में क्वेश्चन बनाना तो अब ये आ सकता है 5th सेंचुरी एडी में। ठीक है, मतलब पूरी स्टेटमेंट दे देंगे कि ओदम्बरास का मेंशन जो है वो चंद्रगोमिन की 5th सेंचुरी एडी की जगह कुछ और दे देंगे, और आगे बुक वृत्ति ही लिखा होगा। तो बच्चे जो है थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि हाँ इसकी बुक वृत्ति ही तो है, तो वो टिक। लेकिन पूरी की स्टेटमेंट अब आपको ढंग से पढ़नी है। तो 5th सेंचुरी एडी में चंद्रगोमी ने जो बुक लिखी थी वृत्ति, उसमें जो है इनका मेंशन किया हुआ है किसके साथ? शालवास। ठीक है, शालवास। अगर आपने वो जनपदास महाजनपदास पढ़े हैं तो उस टाइम पे महाभारत के टाइम पे जो वेस्टर्न किंगडम होता था उसमें से एक सेक्शन था शालवास। अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, बस ये याद कर लो कि अब रिवीजन के टाइम पे कि शालवास जो है वो बोला गया चंद्रगोमिन के द्वारा औदम्बरास को, कौन सी बुक? वृत्ति में। ठीक है, और यहाँ पे पनीनी ने जो है वो औदम्बरास को क्या, वो किसके साथ कंपेयर किया? जलंधर के लोगों के साथ। मेंशन बुक गणपथा। ठीक है, तो अष्टाध्यायी भी है और गणपथा भी है। नेक्स्ट प्रेजिलस्की ने भी बोला था, औदम्बर्स को बोला कि इनको जो है आर्यंस की ब्रंट जो है वो बेयर करनी पड़ी। आर्यंस ने जो इन्वेजन किया तो उसकी वजह से औदम्बरा जो हो गए वो डिक्लाइन हो गए। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सेम स्टेटमेंट हमने पढ़ा, सारे जनपदास जो है वो आर्यन से बने हैं।
बट वही एक आर्यन जो है वो दूसरे आर्यन, एक ग्रुप का आर्यन जो है वो दूसरे आर्यंस के ग्रुप के ऊपर हावी हो गया और कोई किसी ने किसी को डिफीट कर दिया। बस आपको ये याद रखना है कि प्रेजिलेस्की ने बोला था कि ओदम्बरास को जो है वो आर्यंस की इन्वेजन जो है वो सहनी पड़ी थी। और इसके प्रेजिलेस्की के अकॉर्डिंग ही मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता में ओदम्बरास को क्या बोला गया है? साउदर्न ओदम्बरास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ नूरपुर स्टेट। नूरपुर स्टेट पठानकोट एरिया वही है जो आप बता चुके हो कि ओदम्बर जो है वो नूरपुर और पठानकोट वाला एरिया है। नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो पठानकोट एरिया में मिले हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि ये कमर्शियल, मतलब ये बहुत ही अमीर लोग होते थे उस टाइम के, ट्राइबल पीपल होते थे, क्योंकि कमर्शियल एरियाज में इनके कॉइन्स मिले हैं उस हिसाब से। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी थी इनकी? रिपब्लिक। अब इंपॉर्टेंट है कि इनकी कॉइन्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन थी वो कौन सी स्क्रिप्ट में थी? ब्राह्मी एंड खरोष्टी। वो तो साइंस थे, ठीक है, हाँ, जो स्क्रिप्ट थी वो थी ब्राह्मी एंड खरोष्टी। मेक श्योर आपको ये चारों याद हो, क्योंकि अगर ये मैच द फॉलोइंग में आ गया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ओदम्बरास के जो कॉइन्स थे वो ब्राह्मी और खरोष्टी में थे, और इनके जो कॉइन्स से ऊपर उनके जो है वो त्रिशूल बना हुआ था, ट्राइडेंट था, और महादेव सा भी लिखा गया था, जिसकी वजह से माना जाता है ये किसको फॉलो करते थे? शिवाइट, शिव लॉर्ड शिव को ये फॉलो करते थे। इनके जो कॉइन्स थे वो कॉपर और सिल्वर में होते थे। इससे हमारे को पता चल सकता है कि ये जो थे थोड़े आपके एफ्लुएंट, रिच, हाँ, अमीर लोग थे। लेटर इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पहले रिपब्लिक थी, फिर मोनार्कियल। और मैं आपको बता चुकी हूँ मोनार्कियल सिस्टम तब उस टाइम पे प्रिवेल हुआ था जब आपके मॉडर्न सॉरी मेडिवल ईस्ट में कौन रूल कर रहे थे? गुप्तास। क्योंकि गुप्ता जो थे वो उन्होंने मोनार्कियल सिस्टम जो है एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था, अपने आप को ही करते थे, तो इनका रिपब्लिक डिक्लाइन हुआ था। तो ईयर याद रखना। नाउ फर्स्ट सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स हैव लेजेंड्स इन बोथ ब्राह्मी एंड खरोष्टी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपने आप की इंडिपेंडेंट स्टेट बना ली थी। कब? सेकेंड सेंचुरी बीसी। अब इंडिपेंडेंट स्टेट से याद रखो, पहले ही आर्यंस जो है अलग अलग इकट्ठे रह रहे थे, तो इनको लगा क्योंकि हमने अब मोनार्कियल सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, तो सेकंड सेंचुरी बीसी के आसपास इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ऑक्यूपेशन जो थी इनके पास, लोकल इंडस्ट्रीज थी, ये शीप रेयरिंग करते थे और वुडन गुड्स को बेचते थे। तो इसी वजह से बुद्धिज्म की जो एक आपकी टेक्स्ट है जो है द विनय, उनमें इनको इकोनॉमिक एफ्लुएंस माना गया है, मतलब ये उस टाइम पे अमीर थे। ये कहाँ से पता चला है हमारे को? बुद्धिस्ट की जो टेक्स्ट है द विनय, पढ़ा है आपने, विनय पिताक, सूत पिताक, ठीक है, उसमें। तो ये था आपका ओदम्बरास। मेक श्योर इसमें से कोई भी लाइन जो है आपको आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकती है, और नीचे दे रखा है कि बताओ ये कौन सी ट्राइब से मतलब जनपदा से एफिलेटेड है। अब आते हैं हम त्रिगार्ता पे। त्रिगार्ता जो है वो आज की डेट में है कांगड़ा। माना जाता है कि ये एग्जिस्टेंस में आया था 8 से 5th सेंचुरी बीसी के आसपास। ये इंपॉर्टेंट है, बीसी, 8 से 5th सेंचुरी बीसी के पास। पनीनी ने त्रिगार्ता के लोगों को क्या कहा था? अयोध्या जीविस, ठीक है। फाउंडर माना जाता है इनके कौन थे? सुशर्म चंद। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इन्होंने जो है सुशर्म चंद ने जो है महाभारत में कौरवास को मदद की थी। स्टोरी याद है तो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मैं आपको जब पढ़ाती थी तब भी बताती थी कि बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ के रूलर्स जो है वो पर्टिकुलर हिमाचल के नहीं है, कहीं और से उठ के हिमाचल में आके उन्होंने कोई स्टेट फाउंड कर दिए। तो वैसे ही त्रिगार्ता के जो माना जाता है कि सुशर्म जो थे उनकी फैमिली कहाँ से थी? ओरिजिनल सीट मुल्तान। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। बिल्ट फोर्ट ऑफ नगरकोट, तो नगरकोट का फोर्ट जो है वो माना जाता है इन्होंने ही बनाया था। ये जो है हिमाचल की सबसे ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट में से मानी जाती है, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, भूपचंद एक शायद से, हाँ भूपचंद था। और भूमिचंद बोलते हैं, भूमिचंद की वो पसीने की धूप, क्या आप लोगों ने बताया था मेरे को? हाँ वो वाला भूमिचंद, और हो गया ये सुशर्म। तो ट्रेडिशनल सुशर्म मानेंगे जिन्होंने नगरकोट फोर्ट बिल्ड किया था, और अगर आप कांगड़ा इन पर्टिकुलर देखोगे तो वो भूमिचंद वाला कंसेप्ट है, ठीक है। पेपर में लिखा हुआ आपको पर्टिकुलर जैसे बुक्स में दे रखा है वैसे ही आएगा, ठीक है। अब कांगड़ा, और जो कांगड़ा वाला एरिया था वो प्लेन्स में भी था और आपका हिल्स में भी था। तो हिल्स वाले एरिया को त्रिगार्ता कहते थे और प्लेन्स को जलंधरा कहते थे, याद, ठीक है। ये स्टोरी मैं नहीं बता रही हूँ कौरवास और पांडवास की, बस आपको याद रखना कि उस टाइम पे हमको पता चलता है कि ये महाभारत के टाइम पे मत्स्य और त्रिगार्ता जो थे वो नेबर थे। मत्स्य जो है वो महाजनपद था आपका, अगर आपने महाजनपद पढ़े हो शोकास वाले टाइम पे जो थे
बन अशोका से पीछे जो मौर्य के टाइम पे जनपद बने थे उसमें से एक मत्स्य था। तो जब वो टाइम था उस टाइम पे आपका त्रिगार्ता था। इसका मतलब त्रिगार्ता और मत्स्य जो थे वो नेबर्स थे। ये हमारे को पता चलता है तब जब कौरवास और पांडवास की लड़ाई हुई थी। तो आपके पांडवास को जो रिफ्यूज दिया था वो मत्स्य के एक राजा जिनका नाम क्या था, विराट ने रिफ्यूज दिया था। तो इसलिए कौरवास ने अटैक किया था और जिसमें आपकी मदद की थी त्रिगार्ता के राजा सुशर्मचंद ने। त्रिगार्ता का मेंशन जो है वो महाभारत में भी है, बृहद संहिता में भी है। ठीक है, इनको माना जाता है कि योद्धास के साथ ये कनेक्टेड है। तो मेक श्योर एक पॉइंट याद रखें कि योद्धास के साथ, ये एक एंशिएंट मिलिट्री कन्फेडरेशन होती थी। मतलब एक आर्मी जो है वो मिलके लड़ाई करती है, जैसे होते हैं ना आज के डेट में भी हमारे गुरखाज राइफल्स होगी, आसाम राइफल्स होगी, ऐसे उस टाइम पे एक कुछ एंशिएंट मिलिट्री कॉन्फेडरेशन थी योद्धास, उनके साथ जो है त्रिगार्तास को जोड़ा जाता है। ऐसे नहीं याद रखना, तो हमने अयोध्या जीविस तो ऊपर पढ़ाई है, तो याद रख लो कि जो आर्मी जो मतलब बहुत ही फाइटिंग वॉरियर्स माना जाता था वो त्रिगार्ता के आपके लोगों को माना जाता था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। नेक्स्ट, विष्णु पुराण में कौन कौन सी ट्राइब्स को कपल किया गया है? कुलूटा और औदम्बरास को। ये पेपर में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि विष्णु पुराण में कुलूटा और औदम्बरास का जो है वो कपल किया गया है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन जो है वो त्रिगार्ता का किसने किया था? पाणिनि ने। पाणिनि ने इनको क्या कहा था? त्रिगार्ता शास्त्रास, मतलब 6 स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन थी। और वही मैं बोल रही हूँ कि कॉन्फेडरेशन थी, बाद में इन्होंने अलग अलग ने, पहले ये इकट्ठे रहते थे, फिर इनको लगा कि नहीं हमारे को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी है, तो वैसे आपके त्रिगार्ता वाले एरिया ने भी 2nd सेंचुरी बीसी में क्या कर दी थी? इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। कशिक मेंशन कशिका मेंशन 6 मेंबर्स। अब ये 6 जो शास्त्रास के 6 कॉन्फेडरेशन थे उसके नाम लिख रखे हैं। मैंने आपको बोला था छोड़ देना, अभी भी मैं ये बोलूंगी छोड़ देना, इतना पर्टिकुलर जाने की जरूरत नहीं है। बट ये याद रखना कि मेंशन वो जो 6 कॉन्फेडरेशन थी उसके मेंशन जो है वो कशिका ने किया था। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ त्रिगार्ता एंड इंडिपेंडेंस रिपब्लिक में बता चुकी हूँ, कौन से सेंचुरी में? 2nd सेंचुरी बीसी। और इनके जो कॉइन्स है उसके ऊपर त्रिकाता जनपदशा करके एक लेजेंड का नाम था। इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो कौन से उसमें थी? ब्राह्मी। ठीक है, याद रखना, इनके जो कॉइन्स थे वो स्क्वायर शेप में थे। देखो, अब हम जितने भी जनपदास हमने पढ़े थे बुक्स में, कहीं पे भी और जनपदास के कॉइन्स की शेप मेंशन नहीं है, इन पर्टिकुलर आपके त्रिगार्ता की मेंशन है। तो यहीं से याद कर लो, अगर पेपर में भी आएगा, अगर शेप के बारे में अगर क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए वो त्रिगार्ता से ही एफिलेटेड है। और उनके कॉइन्स जो थे वो कौन सी शेप के थे? स्क्वायर, ये भी याद रखना। कुलूटा, अब आ जाओ कुलूटा पे। कुलूटा का मेंशन रामायणा में भी है, महाभारता में भी है, विष्णु पुराण में भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि विष्णु पुराण में कुलूटा को औदंबर के साथ कपल किया गया है, बृहद संहिता में भी है, मार्कंडेय पुराण में भी है। कुलूटा को माना जाता था कि 2 एरिया के लोगों को जोड़ के बनाया, जो थे कुलूटास एंड औदंबरास। ये कहां से पता चला है? विष्णु पुराण से। एशियंट नेम, एशियंट कैपिटल इनकी कहाँ होती थी? नगर। जो कहां से पता चली थी? पनीनी की बुक का नाम क्या था? हाँ, अब 3 आ गई, अष्टाध्यायी, गणपथा और आपकी कटरयादी गंगा। तो याद रखना, पनीनी ने आपके गणपथा में औदंबर्स के बारे में बात की थी, कटरयादी गंगा में उन्होंने कुलूटा के बारे में बात की। विशाखा दत्ता ने लिखी थी मुद्राक्षसा। अब याद रखो, यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा कि कुलूटा को विष्णु पुराण में बोला गया कि कुल्लू और औदंबराज से जोड़ के बनी है, पर यहाँ पे विशाखा दत्ता ने बोल दिया कि नहीं, कुल्लू जो थी वो पहले से ही सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि विशाखा दत्ता ने जो कौन सी जनपदा को बोला था कि वो सेपरेट ही थी, या कुल्लू एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी थी, जो वो किसने बोला था? विशाखा दत्ता ने मुद्राक्षसा में बोला था। वही हम पढ़ चुके हैं, कुलूटा के जो अर्लीस्ट कॉइन थे वो 1st सेंचुरी एडी में मिले थे, वीरायश किंग था। अब यहाँ पे वो पॉइंट है कि जो कॉइन्स मिले थे वो थे किसके? कॉपर के। उसको वहां पे भी ऐड कर लेना, पहले मैंने बोल दिया था, शायद से याद कर रखा है आपने। अब इनके जो इंस्क्रिप्शंस है उनकी वो क्या थी? स्क्रिप्ट क्या थी? हाँ, प्राकृति एंड खरोष्टी। ठीक है, इनके फाउंडर जो है वो किसको माना जाता है? भिहगमणि। अब जो त्रिगार्ता के फाउंडर है वो कहां से आए थे? मुल्तान, भिहगमणि, कुलूटा, प्रयाग। ये जो इनके फाउंडर है वो कहां से आए? प्रयाग से। ठीक है, हाँ, ये याद रखना, त्रिगार्ता वाले आपके मुल्तान और कुल्लू वाले हो गए आपके प्रयाग।
कुल्लू स्टेट वॉज फाउंडेड इन प्री गुप्ता पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मैंने उस टाइम भी बोला था, इसको तो रोटेट ही कर लो कि गुप्ताज के आने के पहले ये बनी है, प्री गुप्ताज पीरियड में आपकी कुलूटास जो है वो फाउंड हुई है। देखो इसीलिए बोल रही हूँ कि ऐसे तो हमने पढ़ा कि त्रिगार्ता भी ओल्डेस्ट है, तो वो भी उससे पहले ही होगी, बट क्योंकि बुक्स में जहां इन पर्टिकुलर मेंशन करके लिख रखा है वो मैंने आपको जो है ढंग से ऐसे कर दिया, क्योंकि वही पूछे जाएंगे, वैसे तो एग्जामिनर्स भी इतने वो नहीं होते। ये देखो रिवीजन में मैंने ये पेज ऐड ऑन किया था, ये मैं करवा चुकी हूँ, ये हमने कर लिया है रिवाइज, इसको खोल के एक बार फिलअप करना आएगा तो कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ कुनिंदाज पे, कुनिंदाज एंड कुलिंदाज कंफ्यूज नहीं होना, कुनिंदाज लिखाएगा कुलिंदाज लिखाएगा सेम ही चीज है। अब बताओ कुलिंदाज और कुनिंदाज का एरिया कौन सा था, थोड़ा थोड़ा आइडिया। हाँ, और आपके प्लेन्स में थे अंबाला और सहारनपुर वाला एरिया, ठीक है। अब ये जो एरिया इनका जो मेंशन है वो महाभारत में भी होता है, विष्णु पुराण में भी होता है, मार्कंडेय पुराण में होता है, वायु पुराण, एक नाम देखो यहाँ पे वायु पुराण, मैंने तब भी बताया था कि वायु पुराण का मेंशन, वायु पुराण में ना त्रिगार्ता का मेंशन है, ना आपके कुलूटा का मेंशन है, ना आपके जितने भी हमने पढ़े उनका मेंशन है। कुनिंदाज एक ऐसी ट्राइब है जिसका वायु पुराण में मेंशन है, बुक्स के अकॉर्डिंग, जो बुक्स में लिख रखा है, जो मैंने अपने मतलब हिसाब से देखा है, मतलब वहां पे ऐसे अगर होगा, बुक्स में मेंशन नहीं है, क्या पता हो सकता है, बट अभी इन पर्टिकुलर अगर मैं बोलूं तो जितनी जनपदास हमने पढ़ी है तो वायु पुराण का मेंशन कुनिंदाज में पेपर में आएगा, तो एक अलग से अगर वायु पुराण कहीं भी दिखा तो एफिलिएशन देख लेना, वो कुनिंदाज या कुलिंदाज के साथ होगी, ठीक है। अब रेफरेंस विष्णु पुराण, पनीनी की कुलूना, जिसको गणपता भी कहते हैं, तो याद रखना अगर गणपता नहीं आया तो लिखा हुआ क्या आएगा, कुलूना। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि गणपता में कौन सी ट्राइब का मेंशन्ड है, त्रिगार्ता। अब यहाँ पे कुलूना मतलब गणपता में किसका मेंशन्ड है, कुनिंदास का भी मेंशन्ड है, तो दोनों का एरो लगा के लिख लो कहीं पे भी। पोटोलमी एक जो आपके आपके ट्रैवलर थे, ट्रैवलर मान सकते हैं इसको, उन्होंने जो जियोग्राफिका लिखी थी उसमें भी इन्होंने कुलिंदास का मेंशन किया था, और उन्होंने बोला था कि बियास गंगा यमुना और सतलुज वाला जो एरिया है उस एरिया को इन्होंने ऑक्यूपाई किया था। मेक श्योर ये वाली लाइन याद रहे कि पोटोलमी की ज्योग्राफिका में किसका मेंशन है, आपका कुलिंदास और कुनिंदास। व्राहमीरा ने कुलूटास और सिरहिंद के लोगों को इकट्ठा किया है, तो आपको सिरहिंद वाला मतलब मैंने प्लेन्स बोला तो ऑब्वियसली याद आ जाएगा कि आपका नीचे वाला एरिया जो है वो कुलिंदास और कुलिंदास से, अगर वैसे कंसेप्चुअल आप कर सकते हो, बट अगर इन पर्टिकुलर नेम पूछ लिया तो याद रखना व्राह मीरा ने ये कहा था। तो ये आज की डेट में अगर हम बात करें तो कुल्लू, सिरमौर और शिमला वाले एरियाज को कुलिंदाज और कुलिंदाज के साथ जोड़ा गया है। मावी एंड मावना नेम्स वर गिवन टू खनेज, तो इनको ये अलग से है कि खनेज को मावी और मावना के नाम से भी जाना जाता है। मावी वर्ड एक आपको आगे भी जाके किसी एक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ठीक है। अभी रिवीजन में अगर आ गया तो ठीक है, वरना मैं इन पर्टिकुलर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी। ट्रेडिशनली खनेज एंड खासास वर मास्टर्स ऑफ द हिल्स बिफोर कमिंग ऑफ आर्यंस। अब यहाँ पे बोला जब आर्यंस माइग्रेट हो रहे थे उससे पहले बोला जाता है कि सबसे ताकतवर जो कौन थे वो कौन थे, खनेज एंड खासास। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पढ़ तो लिया है कि आर्यंस और खासास जो थे वो सेम ही थे, मतलब वो शिफ्टों में आए थे, तो ये इमिग्रेंट से पहले कैसे आ गए, तो वही कि ये शिफ्ट्स में आए थे। तो आर्यन के आने से पहले आपको जो है इन दो नामों की जगह कुछ भी डाल सकते हैं, त्रिगार्ता डाल देंगे, ठीक है, कोई भी डाल देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, बुक्स में जो मेंशन है यही खनेज एंड खासास। तो के से याद रख लो कि के जो थे वो मास्टर थे आर्यंस के आने से पहले, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमने कुलिंदास के बारे में पढ़ा, कुलिंदास भी सिल्वर और कॉपर कॉइन से डील करते थे, मतलब ये भी क्या थे, अमीर थे उस टाइम पे। इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो क्या थी, प्राकृत। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके कॉइन्स पे एक पर्टिकुलर नाम था, अमोघाभूति, ठीक है। अमोघाभूति अगर आया कि ये कौन से कॉइन, किसके कॉइन्स पे नाम था, वो था कुनिंदास पे, ठीक है। तो हाँ 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 हाँ, इनके ये देखो आगे आ रहा है वही कि सिल्वर वाले, ये वही, ये फेजेस में था, कुनिंदास का जो कंसेप्ट है वो फेजेस में था। पहले वाले थे वो आपके ब्राह्मी, अभी मैं बता रही हूँ, अगर इन पर्टिकुलर आया, देखो वही है ना, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना आपको जो बुक्स में लिख रखा है उसी टाइप से आएगा, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर अगर जैसे हम तो डीप में पढ़ रहे हैं ना कि ये उस टाइम पे अगर ब्राह्मी आ गया लिखा हुआ, वहां पे आपको लिखा आएगा अगर इन पर्टिकुलर आया, क्योंकि ब्राह्मी का जो पॉइंट है वो एक चीज से जुड़ा हुआ है, मैं अभी बता रही हूँ।
उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस लॉस्ट कर दी थी। अब मैंने आपको वहां पे एक चीज पढ़ाई थी कि जो ये इनकी स्क्रिप्ट थी वो दो थी, कॉपर भी थी, सिल्वर थी। कॉपर कौन यूज करते थे? ऑब्वियस सी बात है, लोकल लोग यूज करेंगे। तो जो कॉपर यूज करते थे वो थी ब्राह्मी में। अब अगर इन पर्टिकुलर अगर आपको ब्राह्मी लिखा हुआ आया तो उसके साथ आपको कॉपर लिखा हुआ आएगा। अगर नहीं आया तो सिंपल प्राकृत, वो आपको ऑप्शंस देख के ही पता चल जाएगा। जो सिल्वर यूज करते थे वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज, और बियॉन्ड द बाउंड्रीज वो यूज कर सकते थे जो ट्रेड करते हैं या मतलब अमीर लोग होंगे, तो उनकी स्क्रिप्ट जो थी वो प्राकृत थी। और अगर मैं बात करूं इनकी, अगर मैं नॉर्मल स्क्रिप्ट मानूं, प्रेवलेंट स्क्रिप्ट क्या हुई? जो लोकल लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर प्रेवलेंट स्क्रिप्ट पूछा गया तो क्या आएगा? ब्राह्मी। ये पॉइंट मैं आपको बता रही थी। अगर प्रेवलेंट नहीं पूछा हुआ तो आपको प्राकृत ही लिखना है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में आया, मैंने बोला आपको कि एग्जामिनर्स जो होते हैं वो लाइन की लाइन उठा के डालते हैं, तो अगर उस बेसिस पे आया तो वो लिख के देंगे कि सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स जो है वो आपके कुनिंदा से एफिलेटेड है, इनकी ये जो सिल्वर और कॉपर थे वो प्राकृत में लिखे हुए थे। अगर वहां पे आया तो प्राकृत डालना है, बट अगर उन्होंने इन पर्टिकुलर कर दिया कि प्रेवलेंट स्क्रिप्ट कौन सी थी तो आपको क्या डालना है? ब्राह्मी। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इनके दो ग्रुप्स थे, वही अब क्योंकि ये थोड़े लंबे टाइम से चले आ रहे थे तो बीसी और एडी में भी इनका था। तो जो पहले था मतलब बीसी वाला टाइम था, जो अर्लियर्स थे वो उनकी जो मैंने आपको नाम बताया था क्या था? ओमोगावती। इनके ऊपर जो वो थे कॉइन्स थे उसके ऊपर सिंबल्स थे बुद्धिज्म के, मतलब ये बुद्धिज्म को थोड़ा बहुत फॉलो करते होंगे। ठीक है। अब सेकेंड सेंचुरी एडी आते आते तक अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, वैसे तो अगर आपने एंशिएंट पढ़ा हो तो इस टाइम पे कुशन्स वाला जो टाइम था वो पीरियड शुरू हो गया था। और कुशन्स जो थे उन्होंने एंशिएंट और मेडिवल टाइम में जो है वो अपना स्टार्ट कर दिया था। और अगर आपने पढ़ा हो तो उस टाइम पे गोल्ड कॉइन्स उन्होंने फेमस किए थे। ठीक है, तो इतना तो नहीं चलेगा, बट उस टाइम पे आपको ये याद रखना है कि कुशन्स के आने के बाद इन्होंने जो है अपने कॉइन्स पे किसका निशान बना दिया था? शिवा के ट्राइडेंट का। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगर इन पर्टिकुलर आया तो ये आएगा, वरना अमोघाभूति तक ही आता है। ठीक है, इनके टाइम पे सेकेंड सेंचुरी एडी में जो है ये बहुत सारे कॉपर प्लेट जो है वो इशू करने लगे। इनके जो कॉइन्स थे वो कुशन्स के कॉपर कॉइन्स की तरह रिजेंबल करते थे। यहाँ पे लेजेंड का नाम भागवत चंद्र रेसवरा महात्मा करके था। ठीक है, ये याद रख लो। त्रिगार्ता जनास्पता जो मैंने आपको बताया वो आपके त्रिगार्ता से एफिलेटेड था। अमोघावती आपका उससे हो गया। लेकिन अगर इन पर्टिकुलर आपका पूछ लिया कि सेकेंड सेंचुरी एडिया में अगर एडी में अगर लेजेंड चेंज हुआ है तो वो कौन है? भागवत चतुस्वारा महात्मा। नहीं आता है, बट अगर बिल्कुल ही इन्होंने फैक्चुअल कर दिया तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिसिपेट सडनली विद कमिंग ऑफ इंपीरियल गुप्तास। गुप्तास के आने के बाद ये लोग डिसअपियर हो गए थे। ठीक है, और इसी के आने के बाद, गुप्तास के आने के बाद जनपदा टूटे भी थे। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी, है ना? जनपदास टूटना शुरू हो गए थे। कुनिंदाज और कुलिंदाज वाले एरिया में सिरमौर वाला एरिया आ गया था। सिरमौर ये सारे जो थे सबसे पहले जो बने थे वो गुप्तास के टूटने के बाद ही बने थे। तो यहाँ पे 4th सेंचुरी एडी में समुद्रगुप्ता ने सारे के सारे गन्स और संगास जो थे उनको सबड्यू कर लिया था। बोला जाता है कि चंद्रगुप्ता मौर्य ने जब थ्रोन असेंड थ्रोन पे बैठे थे, गद्दी पे बैठे थे, तो ही ट्राई टू पेनिट्रेट इनटू इनर हिल्स ऑफ द हिमालयाज। कि उन्होंने ट्राई किया था कि वो जो ऊपर मतलब बीच में जाके हिमालयाज है, मतलब हम अगर पर्टिकुलर हिमालयाज में हिमाचल की बात करें वो, तो ये बताया है मुद्र राक्षसा में। मुद्र राक्षस जो विशाखा दत्ता की मुद्र राक्षस है उसमें लिख रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने ट्राई किया था कि वो हिमालयाज के अंदर भी पेनिट्रेट करे, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि चंद्र ने आपके जो है ग्रुप ऑफ 5 राजाओं को मिलके जो है वो अपोज किया था। नाम क्या था? चित्रवर्मन ऑफ कुल्लू। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर नेम आया तो चित्रवर्मन याद रखना है। और अगर बिल्कुल ही डीप में पूछ ले तो पूछेंगे कि किसमें मेंशन्ड है कि चंद्रगुप्त जो है वो इनर हिमालयस में पेनिट्रेट किए थे। समझ आया? ठीक है, अब अशोका आ जाओ। अशोका के जो आपके स्टूपास है वो कहाँ कहाँ मिले हैं आपको? कुल्लू और कल्सी में। ठीक है, कल्सी आज की डेट में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में पड़ता है, बट उस टाइम पे जो है वो पूरा एरिया एक ही था। तो ये कुनिंदास कुलिंदास का एरिया था। तो उस टाइम पे अशोका के स्टूपास जो है वो यहाँ मिले। ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है एक बारी। कुशाना जो थे, कुशन्स जो है, अगर मैं उस पे चले जाऊं एंशियंट वाली हिस्ट्री पे चले जाऊं तो कुशन्स के बाद आए शुंगास।
ठीक है। तो अब वो पीरियड जो है उसका इन्फ्लुएंस आपके हिमाचल में भी था, तो मैंने उस टाइम पे कनिष्क के कॉइन्स के बारे में भी बताया था। तो कनिष्क के कुछ कुछ कॉइन्स थे रूलर्स के, जैसे वेमा खडफसिस। वेमा खडफसिस के कितने कॉइन्स मिले थे आपके हिमाचल में? 382। हाँ, कॉपर में थे ये। कनिष्क के 40 मिले, और ये सारे कहाँ मिले थे? कालका कसौली रोड पे। ठीक है, तो कालका कसौली जो एरिया है वहां पे हमारे को कनिष्क के जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। क्या ये याद रखना कि 382 कॉइन्स उनके थे, वेमा खडफसिस, और 40 कनिष्क के। ये आप जब दोबारा से कभी रिवाइज करोगे पेपर के बाद बैठ के, एंशिएंट और वो, अब वहां पे आपको ये वर्ड्स आएंगे ही आएंगे। वेमा खडफसिस, कनिष्क तो चलो फेमस थे आपके कुशांस के रूलर। और एक और पॉइंट दे रखा है, 2 वेमा खडफसिस के, एक कनिष्क के और एक वासुदेव का कनिहारा में भी मिला है। ये याद रखना, ठीक है। तो कनिष्क का इन्फ्लुएंस कालका कसौली रोड में भी देखने को मिला है, और कनिहारा जो कहाँ पे है? कांगड़ा। हाँ, कांगड़ा और कालका कसौली रोड मतलब सोलन वाले एरिया में देखने को मिला है। उस टाइम पे वो उसमें भगाट में आता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 4th सेंचुरी एडी और 6th सेंचुरी एडी के बीच में गुप्तास जो थे वो आ गए थे, पॉलिटिकल चेंजेस होने लगे, एक एक करके सारे जनपदास टूटने लगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि समुद्रगुप्ता, जो आपके गुप्तास के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर्स थे, उनके जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है वो आपकी समुद्रगुप्ता की है, वहां पे जो है औदम्बरास का मेंशन है ही नहीं, मतलब औदम्बरास के इनसे कोई लेना देना नहीं था। कुनिंदाज भी टूटे, कुनिंदाज मैं बता चुकी हूँ टूट के जो समुद्रगुप्ता जो था आपके गुप्तास के एक स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे, उनकी जो एक इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। एक बार ये किसी पेपर में क्वेश्चन भी आ रखा है कि जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है वो किसकी है, तो समुद्रगुप्ता की जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है उसमें जो है औदम्बर्स का मेंशन नहीं है। तो मतलब इसका मतलब बाकियों का मेंशन होगा, या तो होगा या तो बुक्स में सिर्फ इसी का लिख रखा है, उसके हिसाब से पेपर में आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि पेपर में जो है वही वो डालता है जो बुक्स में मेंशन्ड है, तो हमको नहीं इतना डीप में करना है, ठीक है। तो मैंने कुनिंदास बोला, कुनिंदास टूटा, और कुनिंदास टूटने के बाद गुप्तास के बाद से जब गुप्तास राइज हुए, तो यहाँ पे जो 2 नई स्टेट्स बनी वो कौन थी? बुशहर एंड सिरमौर। क्यों? क्योंकि इसी वाले एरिया में, शिमला और सिरमौर में, उस टाइम पे कौन? कुनिंदाज रूल कर रहे थे। तो टूटी, तो ये याद रखना कि कौन कौन सी अर्लीस्ट जो थी वो पावर्स जो यहाँ पे राइज हुई। जॉनसर बवार which was once part of सिरमौर was transferred to उत्तराखंड in 1815। याद रखना, जॉनसर बवार बहुत ज्यादा ये न्यूज में होता है, आज की डेट में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे होता ही रहता है। तो उत्तराखंड का पार्ट है आज की डेट में, पर पहले ये सिरमौर का पार्ट हुआ करता था। ईयर याद कर लो, 1815 एडी। और 1815 एडी में मैं इन पर्टिकुलर बात करूं तो कौन सी लड़ाई हुई थी? गुरखा वॉर। हम्म। कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, कोई नहीं, आप रिवीजन में देख लेना। Two inscriptions of 6th century found in Lakha Mandil. This kingdom is called सिंहपुर। मैंने बताया था सिंहपुर किसका नाम था ओल्ड नेम? सिरमौर। ठीक है, तो याद रखना सिरमौर हमने 2 पढ़ लिए, शुगुना और सिंहपुर। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि 6th सेंचुरी के आसपास जो है एक आपकी इंस्क्रिप्शन मिली लखा मंडल करके जगह पे, तो वहां पे जो है सिरमौर का मेंशन्ड है। ठीक है, अब आ जाओ, ये वही है कि त्रिगारता जो है आपके टूटा, औदम्बरास भी टूट गया। औदम्बरास सबसे पहले ब्रेक हुआ, फिर त्रिगारता वालों ने आपके औदम्बरास पे कब्जा कर लिया, फिर इधर वाले कब्जा किया। ये आप इसको छोड़ दो, बस मैं अभी स्टोरी बता चुकी हूँ कि ये टूटना शुरू हो गए थे। और 6th सेंचुरी एडी में एक और नया बन गया जो था मेरुवर्मन। मेरुवर्मन कहाँ की डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था? चंबा। हाँ, तो वही हुआ, जब औदम्बरास टूटा तो त्रिगारतास ने ये ऑक्यूपाई कर लिया, और उसके बाद जो है एक नई डायनेस्टी बनी आपकी 6th सेंचुरी एडी में चंबा में मेरुवर्मन द्वारा। ठीक है, यही लिख रखा है कि गुप्ता डायनेस्टी जब आई, गुप्ता डायनेस्टी से पहले जो था वो रिपब्लिकन सिस्टम था, और 4th सेंचुरी एडी के बाद जो है वो आपका मोनार्कियल सिस्टम जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही स्टेट्स टूटी। अब यही औदम्बरास और कुलिंदास जो है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गए, और जो हम पढ़ चुके हैं कि नई डायनेस्टी कौन कौन सी बनी? सिरमौर, बुशहर, कुल्लू एंड चंबा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अर्लीस्ट जो न्यू डायनेस्टीज बनी थी गुप्ता के आने के बाद, वो थी आपकी सिरमौर, बुशैर, कुल्लू और चंबा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 5th सेंचुरी एडी में फिर क्या हुआ, गुप्तास के बाद क्या हुआ था, हुन्स ट्राइब आई थी। गुप्तास का डिक्लाइन जो है हुन्स ट्राइब की वजह से ही हुआ था। तो हुन्स ट्राइब के बाद जो है गुज्जर्स जो है वो पंजाब में एंटर किए, और जो गुज्जर्स जो है उनको हुन्स ट्राइब के ही आपके वंशज माना जाता है आज की डेट में। मैंने ट्राइब्स वाले चैप्टर में कराया भी था जब गुज्जर्स पढ़ाया था। ठीक है, अब गद्दीज एंड गुज्जर्स इन द मॉडर्न पीरियड आर आइडेंटिफाइड विद ट्राइब्समैन ऑफ हुन्स रेस। याद रखना, गद्दी भी और गुज्जर भी। ठीक है, अब यहाँ पे था कि गुप्ता जो है वो मैंने पूरा चार्ट में लिख दिया है कि गुप्ता जब डिक्लाइन हुए तो लोकल चीफ राजा जो है ये आपके राइज होने शुरू हुआ, क्योंकि मोनार्कियल सिस्टम शुरू होना हुआ। और यहाँ पे फिर आपके हर्षवर्धन का भी आपका पीरियड शुरू हुआ था गुप्तास के बाद। तो हर्षवर्धन के टाइम पे हिमाचल में क्या चीज हुई थी, ह्यून सैंग आए थे, है ना। आपके एंशंट में भी ये क्वेश्चन है कि ह्यून सैंग जो है वो कौन से राजा के टाइम पे आए थे, तो वो थे हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के पीरियड में। 635 एडी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया कि इनके ये किसके यहाँ पे रुके थे, गेस्ट किसके थे, ये उतीतु, राजा उतीतु के ये गेस्ट थे। जलंधर इन्होंने विजिट किया था, इन्होंने शुगना भी विजिट किया था, इन्होंने कुल्लू भी विजिट किया था, इन्होंने लाहौल भी। लाउ लो इन्होंने लाहौल को बोला था, कुल्लू टा इन्होंने कुल्लू को बोला था। शुगना जब ये गए थे, मतलब सिरमौर जब ये गए, किसके साथ गए, जया गुप्तम के साथ। तो ये यहाँ पे दे रखा है कि गुप्ता के बाद हर्षवर्धन आया, हर्षवर्धन के बाद आया यशवर्मन। ठीक है, तो उस टाइम पे राजतरंगिणी में एक बैटल के बारे में बताया है, यशवर्मन और जो हुई थी ललितिया ऑफ कश्मीर, कश्मीर के राजा और यशवर्धन के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें जो भी डिफीट हुआ, पर यहाँ पे जो है त्रिगार्ता उनकी नजर में आ गया, जिसकी वजह से त्रिगार्ता जो है वो आपका कश्मीर के सब्जेक्ट में आ गया, मतलब कश्मीर के अंडर चला गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि त्रिगार्ता वो सब्जेक्ट टू कश्मीर इन 9th सेंचुरी एडी, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आता तो आ सकता है। 9th सेंचुरी एडी में जो त्रिगार्ता है वो कश्मीर के अंडर हो गया था। तो उस टाइम पे किंग शंकर वर्मन जो कश्मीर थे उनको किसने अपोज किया था, हम कांगड़ा वाले चैप्टर में इन राजा का नाम पढ़ चुके हैं, पृथ्वी चंद्र। तो जब त्रिगार्ता थोड़ा सा कश्मीर के इन्फ्लुएंस में आ गया था, तो उस टाइम पे जो राजा थे त्रिगार्ता के, चीफ थे, राजा तो नहीं बोलेंगे चीफ बोलेंगे, उन्होंने आपके कश्मीर को अपोज किया था। जब वो आपके गुर्जरा प्रतिहारा भी आपने पढ़ा होगा, उनको जो है ऑफेंड करने जा रहे थे, लड़ने जा रहे थे उनसे। नेक्स्ट आ जाओ, निर्मल कुल्लू प्लेट। निर्मल कुल्लू प्लेट कौन से सेंचुरी में हुई थी, ऑलरेडी पढ़ लिया, 7th सेंचुरी एडी। हाँ, ये बोला किसने था कि ये 7th सेंचुरी एडी को बिलोंग करती है, डॉक्टर फ्लीट, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। वहां पे हमने ये नहीं पढ़ा था। तो डॉक्टर फ्लीट ने बोला था कि जो निर्मल कुल्लू प्लेट है वो 7th सेंचुरी एडी से बिलोंग करती है, बट कंट्रोवर्सी है, अभी तक नहीं समझ आया कि बिलोंग करती भी है नहीं भी करती है, क्योंकि यही है कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो होते हैं उसमें पता नहीं चलता है कि सही है या गलत है। बट अगर इन पर्टिकुलर हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं तो ये जो है आर्कोलॉजिस्ट जो है वो बता देते हैं। डोनेटिव इन कैरेक्टर पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि उसपे जो डोनर का नाम वो क्या था, महासमंता समुद्र सेन करके, है ना। हाँ, तो प्री बुद्धिस्ट हिंदू डायनेस्टी बियरिंग द सरनेम ऑफ सेन। यहाँ पे जो इस पे निर्मल कुल्लू प्लेट था, उस टाइम पे अगर आपने लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट पढ़ ली है, जो मैंने पढ़ने को दी थी, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिला था कुल्लू में, लाहौल एंड स्पीति वाले एरिया का। तो वहां से इस निर्मल कुल्लू प्लेट में ये पता चला है कि प्री बुद्धिस्ट हिंदू डायनेस्टी जो थी उस टाइम पे स्पीति में थी, क्योंकि स्पीति के राजाओं का सरनेम क्या था, सेन। सेन जो थे वो स्पीति के राजाओं का सरनेम था। एपीएफ हारकोट ने बुक लिखी है जिसका नाम है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। इंपॉर्टेंट है, बुक का नेम पेपर में एक बारी आ रखा है। ठीक है, तो आर.एस. त्रिपाठी ने बोला कि तो निर्मल कुल्लू जो है वो हर्षा ईरा के टाइम की है। तो याद रखना, निर्मल कुल्लू बोला कि 7th सेंचुरी एडी के टाइम की है, तो वो डॉक्टर फ्लीट ने बोला। पर एक आर.एस. त्रिपाठी थे, उन्होंने बोला कि ये हर्ष के टाइम की है, हर्षवर्धन के टाइम की है। एम आई क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ हिल स्टेट्स और सेंट्रल अथॉरिटी में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस स्टोरी सुनते रहना, जहां पे नहीं समझ आएगी मेरे को बता देना। गुप्तास के डिक्लाइन के बाद राणाज और ठाकुर राइज किए। 8th एंड 12th सेंचुरी एडी में जो थे वहां पे छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटी स्टेट्स बन गई थी। बट हुआ क्या, इसी टाइम पे जो है सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी क्या हुई, जो दिल्ली में राज कर रही थी,
उनकी जो है नजर यहाँ पे हिमालयस वाले एरिया में पड़ने लगी, किसी भी रीजन से इन्वेजन हो रहे थे। तो यहाँ पे जब 11th सेंचुरी एडी आया तो वहां पे सेंट्रल अथॉरिटीज जो है वो इनके कांटेक्ट में आ गई। जैसे टर्किश इन्वेजन, तुर्कियों ने जो इन्वेजन किया था उसमें जो थे आपके सबसे पहले कौन इन्वेड किए थे? मोहम्मद ऑफ गजनी। तो मोहम्मद ऑफ गजनी ने इंडिया को इन्वेड किया था 1001 एडी में। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा आपके हिमालयास के बारे में पता चला, तो इन्होंने फोर्थ एक्सपीडिशन में आपके हिंदू आर्मी को डिफीट किया और नगरकोट आपके कांगड़ा को आपके सीज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इनका जब सीज हुआ था 1009 एडी में, तो वहां पे एक प्रोफेसर है JR शर्मा, उन्होंने कहा था एक लाइन कि with the plunder of the ancient temple of Nagarkot in 1008 AD, the tiger tasted human blood। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है कि किसने कही थी और किससे एफिलिएटेड थी। Remained under the possession of मोहम्मद गैरिसन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1009 में इन्होंने नगरकोट फोर्ट को सीज कर लिया था। उसके बाद 1043 AD तक ये किसके अंडर रहा? मोहम्मदों के अंडर ही रहा। फिर कटोच रूलर्स ने किसकी मदद से? तोमर चीफ, जो दिल्ली के तोमर चीफ थे महिपाल, हाँ, उनकी मदद से इनको अपने अंडर कर लिया। बट वहां पे बुक्स, किसी ने एक बुक लिखी है उसमें उसने कुछ और ही बोल दिया, जिसकी वजह से कंट्रोवर्शियल हो गया। क्या बोला? ख्वाजा मसूद बिन सलमान जो है उन्होंने बोला कि अब्दुल राशिद जो थे, जो मोहम्मद सुल्तान के बेटे थे, उन्होंने इसको फिर से ऑक्यूपाई कर लिया था 105152 एडी में। मतलब 1043 एडी के अंदर 43 के बाद ये जो है फिर से कटोच के पास चल गया, पर 1051 और 52 एडी में ये फिर से किसके अंडर आ गया? मोहम्मदों के अंडर आ गया। ये कौन सी बुक में मेंशन्ड है? ख्वाजा मसूद बिन सलमान। ठीक है, सॉरी, जो ये बिन सलमान थे इन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, पर इसको 1060 एडी में फिर से कटोच रूलर्स ने आपके रिकवर कर लिया और 300 साल तक ये कटोचों के अंडर ही रहा। जब आपके शेरशाह सूरी आए तो उन्होंने फिर से इसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की। ठीक है, तुगलक से बात, सॉरी पहले तुगलक आए। तो तुगलक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का मेंशन किसने किया? अज़ाउद्दीन बरानी ने। एंड आपका फिरोज शाह तुगलक का तो 3-4 किताबों में कर रखा है। तो यहाँ पे पृथ्वी चंद जो थे उस टाइम रूलर थे जब आपके मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा को इन्वेड किया था। ईयर याद कर लो। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का इन्वेजन जो है वो 1337 के आसपास हो रखा है। ठीक है, पृथ्वी चंद जो थे उस टाइम पे रूलर थे जब मोहम्मद बिन तुगलक ने आपके कांगड़ा को इन्वेड किया था, कांगड़ा फोर्ट को इन्वेड किया था। फिर जब फिरोज आए उस टाइम पे राजा कौन थे? रूपचंद। ठीक है, 1365। अब अगर आप प्लेसेस वाला चैप्टर कल करोगे ना तो उसमें जो है इसका जो एज ईयर है वो आपका पृथ्वी चंद्र वाले का दे रखा है 1337 और रूपचंद वाले फिरोज का दे रखा है 1357 या 67, 20 साल बाद। हाँ, 57 दे रखा है। ठीक है, तो ये ना बुक्स में ना कंफ्यूजिंग है, तो अगर आपको ईयर याद करने होंगे तो कर लेना। प्लेसेस वाले मैंने कल करा दिए इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वहां पे अलग मेंशन्ड है और यहाँ पे ईयर अलग मेंशन्ड है। बट आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि राजा कौन थे। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे राजा कौन थे? रूपचंद। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट आते हैं, इनका मेंशन तारिके फिरोजशाही, तारिके फरिश्ता और वो भी हमने पढ़ा, शाहनवाज की बुक थी मौसिरुल उलमा, उन सब में इनका मेंशन कर रखा है कि हाँ फिरोज शाह तुगलक ने इन्वेड किया था। तो यहाँ पे फिरोज शाह जब आए उन्होंने क्या किया, यहाँ की जो बुक्स थी आपके उनको जो है पर्शिया में ट्रांसफर किया। जिसने ट्रांसफर किया उसका नाम क्या था? ट्रांसलेट किया उसका नाम क्या था? इजाजुद्दीन खालिद खानी। ठीक है, तो बुक का नाम रख दिया दलाइल ए फिरोज शाही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आता है तैमूर। अब बीच में क्या हो गया? तैमूर ने इन्वेजन कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी एक बारी पेपर में ये ईयर पूछा जा चुका है कि तैमूर ने इन्वेजन कब किया था? 1398 में। तुगलक डायनेस्टी इसकी वजह से डाउन आ गई। ठीक है, फिर मेघचंद जो थे उस टाइम पे कहाँ के राजा थे? आपके कांगड़ा के राजा, मतलब उस वाले एरिया के राजा थे जब आपके तैमूर ने इन्वेजन किया था। तो मोहम्मद बिन के टाइम थे पृथ्वी, फिरोज के टाइम पे थे रूप और तैमूर के टाइम पे थे मेघ। ठीक है, ये याद रखना। फिर तैमूर ने जो है वो शिवालिक को इन्वेड करना भी शुरू किया था, कियारा दादून को इसने इन्वेड किया। हिंदूर के राजा कौन थे जिनको इन्होंने इन्वेड नहीं किया था? क्योंकि उसने जो है अपने मतलब प्यार से बातें कर करके इनको अपने उसमें फंसा लिया था। कौन थे? आलमचंद।
तो आलमचंद और फिंडूर ऐसे राजा थे जिनको इन्होंने छेड़ा ही नहीं। बाकी कियारा दादून शिवालिक वाले एरिया को इन्होंने अपने अंडर करने की कोशिश की। रतन सिंह एक राजा थे जिन्होंने इनको अपोज किया था, रतन सिंह। ठीक है, और ये हमने पढ़ भी लिया है, तैमूरी जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, कि शिवालिक के कौन से राजा का मेंशन है, यही वो रतन सिंह है जिनका मेंशन है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि यही एक राजा है जिन्होंने इनको अपोज किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुर एंड मुगल इन्वेजन। सुर जो है उसने भी इन्वेजन किया। देखो बाबर जो था, मुगल डायनेस्टी बाबर से शुरू हुई 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, लोधी और बाबर के बीच में हुई थी फर्स्ट। मुगल डायनेस्टी शुरू हुई, फिर हुमायूं आए, हुमायूं की भी बैटल्स हुई, बैटल ऑफ चौसा बिलग्राम। आपका हिमाचल से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे था। अभी इसके बाद शेरशाह सूरी आए, उन्होंने थोड़े टाइम के लिए अपने अंडर कर लिया एरिया, सुर डायनेस्टी शुरू की। शेरशाह सूरी ने कांगड़ा फोर्ट को अपने अंडर किया। किस जनरल को भेजा था? खवास खान। और अपने अंडर कांगड़ा फोर्ट को सबड्यू करने के बाद बना किसको लिया इंचार्ज? हामिद खान कक्कड़। ठीक है, तो ये जो मेंशनड है वकीयत मुश्ताकी, जो रज़ीकुल्लाह मुश्ताक ने लिखी है, उसमें इसके बारे में मेंशनड है। तो याद रखना, रज़ीकुल्लाह मुश्ताकी ने जो बुक लिखी है वाकियत मुश्ताकी, उसमें शेरशाह सूरी ने जब आपके नगरकोट का इन्वेजन किया था उसके बारे में मेंशनड है। क्योंकि रज़ीकुल्लाह से याद रख लो अफगानी नेम हो गया। ठीक है, तो ये अफगान के ही थे शेरशाह सूरी वगैरह। अकबर ने सक्सीड किया। मैंने आपको बताया था कि अकबर का नाम अगर कहीं आया कि अकबर ने जो है कांगड़ा फोर्ट कब ऑक्यूपाई किया था, तो वो स्टेटमेंट ही गलत होगी, क्योंकि अकबर ने ट्राई तो किया था कि पर वो आपके कांगड़ा फोर्ट को ऑक्यूपाई कर नहीं पाए थे। ये पहले मुगल बने तो थे जिन्होंने प्लान किया था, बट जो पहले मुगल जिन्होंने ऑफिशियली कांगड़ा फोर्ट को अपने अंडर किया था वो कौन थे? जहांगीर। ठीक है, हाँ, तो अकबर जो है वो 1556 पे गद्दी में बैठे। अकबर और सिकंदर शाह की लड़ाई हुई। सिकंदर शाह भाग के नूरपुर में छुप गया। जिस जो नूरपुर के राजा कौन थे? भगतमाल। तो बाद में भगतमाल मैंने पढ़ा भी रखा है नूरपुर वाले एरिया में। तो भगतमाल के जो है वो मार दिया गया। बैरम खान जो अकबर का जनरल थे, उन्होंने उनको मार भी दिया था। तो थोड़ा सा एफिलिएशन जो है नूरपुर का अकबर के साथ वहां से शुरू हुआ था। अगर मैं बात करूं कांगड़ा वाला जो एरिया था, वो आपके अकबर को जो है जी हजूर ऐसे करके मतलब अपनी एलिगेंस देते थे। बट एक राजा थे जयचंद, जो अकबर की नजरों में आ गए। उनको लगा कि वो जो है हमारी मुगल अथॉरिटी के साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, तो उनको वो पकड़ के ले जाते हैं। उनके बेटे जो होते हैं बिधि चंद, उनको क्या लगता है कि जयचंद को क्या कर दिया है? मार दिया है, मेरे पिताजी को जो है वो मार दिया गया है। तो वो रिवोल्ट छेड़ देते हैं मुगलों के अगेंस्ट। मतलब बिधि चंद जो है वो रिवोल्ट छेड़ देते हैं मुगलों के अगेंस्ट, जिसको सबड्यू करने के लिए अकबर जो है 1572 में आर्मी भेजते हैं। किसके अंडर? खान जहान हुसैन कुली खान के अंदर। हाँ, और उसके बाद जो है कंट्री को सबड्यू कर लेते हैं, जो बीरबल की जागीर थी। मतलब उस टाइम पे बीरबल, जो राजा बीरबल थे, जो अकबर के वन ऑफ द फेवरेट थे, उन्होंने इस वाले एरिया को उनके अंडर रखा हुआ था। बीच में एक छोटी सी है कि कोटला फोर्ट है, जो गुलेर के राजा रामचंद्र को बिलोंग करता था। वो किसने ऑक्यूपाई किया हुआ था? धर्मचंद और जयचंद ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। और वापस जब मुगलों की लड़ाई हुई उसके बाद जो है वापस जो है इस फोर्ट को जो है उनको दे दिया गया था। बट मुगल soon departed to oppose the मुर्ताज who had invaded पंजाब। अब जब अकबर जो थे वो रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे ना इस साइड से आपके वेस्ट सेंट्रल वेस्ट एशिया साइड से जो थी वो इन्वेजन चल रही थी, तो मुगल अथॉरिटी को खतरा था। तो उसको लड़ने के लिए जो है मुगल जो अकबर है, यहाँ से जब इन्होंने आगे की तरफ कांगड़ा की तरफ को प्रोसीड करना था, तभी इनको ये न्यूज आती है कि भाई पंजाब को इन्वेड कर लिया गया है, आप हिमाचल से मतलब कांगड़ा वाले एरिया, मतलब जिस एरिया में आप लड़ रहे हो, प्लीज वापिस आ जाओ। तो यहाँ पे अकबर तो वापस चल जाते हैं आफ्टर खान जहान एक्सपीडिशन। अकबर जो है वहां पे किसको छोड़ देता है? टोडरमाल को। फिर टोडरमाल जो है वो क्या करता है? वो बोलता है कि यार अब हमको कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेना पड़ेगा, वरना ऐसे हमारी अथॉरिटी तो वेस्ट जाएगी। तो वहां पे वो क्या करते हैं? कांगड़ा से 66 विलेजेस ले लेते हैं और चंबा का रेहलू एनेक्स कर लेते हैं। ठीक है, so he failed to capture the fort and this seems to have only one expedition sent against Nagarkot during his region। तो वो एक ही, याद रखना यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अकबर ने जो है कितनी बारी ट्राई किया नगरकोट को इन्वेड करने का? सिर्फ एक बारी। ठीक है, एक बारी उन्होंने ये भी ट्राई नहीं किया, पर उनकी बिधि चंद से लड़ाई हो गई थी, तो उसी वाले टाइम पे उन्होंने सोचा कि क्यों ना कांगड़ा को इन्वेड किया जाए। बट क्योंकि उनकी जो है उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि पंजाब को इन्वेड कर लिया गया था और उनकी जो अथॉरिटी थी उसको खतरा था वेस्ट वाले एरिया से।
तो यहाँ पे बिधि चंद जो रहते हैं वो आपके थ्रोन पे बैठते हैं। बिधि चंद जो है वो क्या करते हैं, फिर से जो है लड़ाई छेड़ देते हैं मुगलों के अगेंस्ट। अब जो है अकबर जो है, पहले बिधि चंद राजा नहीं थे, ठीक है, जो पहली आपकी एक्सपेडिशन हुई थी हुसैन कुली खान वाली, उस टाइम पे राजा नहीं थे, उस टाइम पे राजा जयचंद ही था, ठीक है, थ्रोन पे ये बैठे नहीं थे। पर जब ये थ्रोन पे बैठ गए उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर से रिबिलियन किया, जिसमें अब अकबर ने किसको भेजा, जैन खान कोका को। जैन खान कोका को अकबर ने हरा दिया, लेकिन कंसिक्वेंस ये हुई कि अकबर ने जो क्या किया, सारी की सारी टेरिटरी जो है वो वापस कर दी, लेकिन बिधि चंद को जो है वो अपने बेटे त्रिलोक चंद को होस्टेज छोड़ना पड़ा। ठीक है, एक और लड़ाई थी अकबर की। तो अकबर का अगर आपको पेपर में आता भी है लिखने को भी, जैसे एचएस की मेंस में हो गया, एलाइड में भी आ सकता है, तो अकबर में आप ये पूरी स्टोरियां लिख सकते हो आराम से बैठ के। ठीक है, तो एक और रिबिलियन छिड़ा राजा ऑफ जसरोता के अगेंस्ट अकबर का, जिसमें बिधि चंद और बासु जो राजा बासु थे नूरपुर, इन दोनों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो अब याद रखना कि राजा ऑफ जसरोता के अगेंस्ट जो आर्मी भेजी गई थी वो थी मिर्जा रुस्तम कंदारी और शेख फरीद। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके ये जो शेख फरीद है वो ही हमारे नगर फोर्ट की इन्वेजन का ज्यादातर हिस्सा बनेंगे। रुस्तम कंदारी और शेख फरीद को भेजा गया। शेख फरीद को जो है बाद में जाके किसका टाइटल मिला, मुर्तजा खान का। हाँ, जब इसने आपके कांगड़ा फोर्ट को कांगड़ा फोर्ट का ट्राई किया इन्वेड करने का सूरजमाल की मदद के साथ। अब देखते हैं मुर्तजा खान का टाइटल जो था वो दिया किसने था। बिधि चंद जो है वो मर जाते हैं, त्रिलोक चंद जो हॉस्टेज रखे थे वो छूट जाते हैं, फिर त्रिलोक चंद जो है वो आपके राजा बनते हैं। उसी टाइम जब गद्दी पे कौन बैठता है सेंट्रल अथॉरिटी पे, जहांगीर। जहांगीर जो है वो बैठने के बाद बोलता है कि चलो हम अब ट्राई करते हैं कांगड़ा को अपने अंडर करने का। तो 1615 में वो पहला अटेम्प्ट करते हैं। पहले अटेम्प्ट में वो किसको भेजते हैं, उसी शेख फरीद मुर्तजा खान को जिसको आपके पहले जो इनसे पहले थे उनके अकबर के टाइम पे जो है राजा जसरोता को हराने के लिए भेजा जाता है। इनको असिस्ट करने के लिए इनके साथ कौन जाता है, नूरपुर के राजा। अब देखो कांगड़ा और नूरपुर तो इकट्ठे ही है, मतलब एक ही एरिया में आते हैं, बट नूरपुर जो था हमेशा से कांगड़ा के अगेंस्ट था, इसीलिए नगरकोट फोर्ट की इन्वेजन में अगर कोई मदद करता था तो वो कौन करते थे, आपके नूरपुर के राजा। तो यहाँ पे सूरजमाल ऑफ नूरपुर को जो है शेख फरीद मुर्तजा खान के साथ भेजा गया। ठीक है, अब हुआ क्या, सूरजमाल जो है सूरजमाल का जो है वो मनसब बढ़ा दिया गया इसीलिए। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, अकबर के टाइम से चला आ रहा था। राणा मान सिंह को छुड़ा लिया गया और फिर सूरज को असिस्ट करने के लिए मुर्तजा खान उनके साथ गए। तो पहला अटेम्प्ट कब किया गया, 1615 एडी में। मुर्तजा खान और सूरजमाल के बीच में होगी लड़ाई। सूरजमाल जो है उनको जो है वह वापस बुला लिया गया और बाद में जहांगीर के बेटे कौन थे, शाहजहां, उनको जब वो ढक्कन का कैंपेन कर रहे थे, शाहजहां भी बड़े हो चुके थे तो वो भी अपनी लड़ाइयां, उनको भी कुछ एरिया दिया हुआ था, तो उनके साथ सूरजमाल को भेज दिया गया और थोड़े टाइम बाद क्या हो गए, मुर्तजा खान भी मर गए, जिसकी वजह से पहला अटेम्प्ट क्या हो गया, फेल। मुर्तजा खान की डेथ के बाद अभी मैंने थोड़ी ऊपर बताया कि राजा मानचंद जो है उनको जो है वो जेल से छुड़ा लिया गया था। तो अब जो है राणा मान को जो है वो आपका जो है हीरो बनाया गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनको भी मार दिया गया एक जमींदार का नाम क्या था, संग्राम। ठीक है, तो ये थोड़े टाइम के लिए आपका कांगड़ा फोर्ट का जो इन्वेजन है वो रुक गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जहांगीर जब शाहजहां वापस आ गए, जहांगीर जो है थोड़े टाइम बाद डिस्कस करने लगे, 1 2 3 4 साल बाद, कि यार हमको ना फिर से ट्राई करना है, एक बारी अथॉरिटी तो दिखानी है कि हमने जो है कांगड़ा फोर्ट पे इन्वेजन किया है। तो शाहजहां से उन्होंने राय ली। शाहजहां ने बोला कि पापा सूरजमाल और शाह कुली खान मोहम्मद को जो है इसके लिए भेजा जाए। क्यों, सूरजमाल जो थे वही थे जिनको वापस बुला के इनके साथ असिस्ट किया गया था, तो सूरजमाल तो शाहजहां के फेवरेट हुए थे। तो यहाँ पे एक्सपीडिशन फिर से शुरू हुई 1617 में, फिर से मोहम्मद कुली और सूरजमाल के बीच में लड़ाई होगी। अब बार बार सूरजमाल के साथ जो भी साथ में जा रहा था सबकी लड़ाइयां क्यों हो रही थी, क्योंकि मेन मोटिव क्या था सूरजमाल का, अपने अंडर करना। तो यहाँ पे भी कुली खान और इसके बीच में लड़ाई होगी। अब क्या हुआ, अब सूरजमाल को वापस नहीं बुलाया गया, जैसे पहले सूरजमाल को वापस बुला लिया, अब कुली मोहम्मद को वापस बुला लिया गया। और इसी चीज का फायदा उठाया सूरजमाल ने, उसने अपनी आर्मी रेस की और मुगलों पे ही लड़ाई छेड़ दी। जब जहांगीर को ये पता चला तो उसने किसको भेजा, राय रेयान सुंदर दास।
सूरजमाल जो है वो जाके छुप गए चंबा में, ठीक है, और उनके जो भाई थे जगत सिंह उनको बुलाया गया। फिर जगत सिंह जो है वो राय रेयान सुंदर दास के साथ गए और फिर फाइनली नवंबर 1620 में आपके नगरकोट फोर्ट जो है वो किसके अंडर आया? जहांगीर के। तो पहले जो मुगल थे जिन्होंने प्लान किया था कि हम नगरकोट की इन्वेजन करेंगे वो तो थे अकबर, बट पहले मुगल जो बने जिन्होंने इसको अपने अंदर किया वो कौन थे? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो थे उन्होंने अपना जो किला पहले जो वहां पे गैरिसन में रखा वो रखा नवाब अली खान को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। जहांगीर जो है इन पर्सन जो है वो विजिट भी करने गए थे आपके कांगड़ा को। कौन से ईयर में? 1622 में जहांगीर जो है वो कांगड़ा विजिट किए गए थे, ठीक है, और उन्होंने एक साइट भी चुनी थी पैलेस बिल्ड करने की जिसका नाम था मौजा गरगारी, बट ये ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उस टाइम पे चंबा के राजा थे जो जहांगीर को विजिट किए थे, उनका नाम क्या था? राजा जना जनार्दन। अब ठीक है, जनार्दन, ये जनार्दन, ठीक है, ये पेज रिपीट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बैटल्स पे, थोड़ी सी बैटल्स देख लेते हैं। बैटल ऑफ नदौन। बैटल ऑफ नदौन के पीछे कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये कौन से ईयर में हुई थी। कोई बोलते हैं ये 1687 में हुई थी, कहीं लिखा हुआ है 89 में हुई थी, 1619 में हुई, 90 में हुई थी, 1691 में हुई थी, 1692 में हुई थी। तो अलग अलग जो है डेट्स इसको असाइन की गई है, बट मेन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये लड़ाई किसके बीच में हुई थी? भीमचंद बिलासपुर के राजा और मुगलों के बीच में। मुगल जब बैटल ऑफ नदौन हुई थी उस टाइम पे मुगल के एम्परर कौन थे? ठीक है, औरंगजेब इन्वॉल्व कैसे हुए इस लड़ाई में? औरंगजेब ने जो क्या किया था, क्योंकि औरंगजेब के टाइम को जो है बहुत ही हार्ड लक चल रहा था आपके मुगल्स का, वो जो भी ट्राई करते थे उनका सब कुछ फेलियर हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया जो है, अपने एक ऑफिसर थे अलीफ खान, उनको जो है वो आपके हिमाचल भेजा कि ट्रिब्यूटरीज कलेक्ट करके ला, यार मेरा तो ट्रेजरी खाली हो गया तो मेरे को अब ट्रिब्यूटरीज की जरूरत है, ठीक है, पैसे की जरूरत है। तो यहाँ पे औरंगजेब ने अलीफ खान को भेजा। अलीफ खान जो है आए। अलीफ खान को ये बोला गया जब गए वो आपके किसके पास? कांगड़ा के राजा के पास। कांगड़ा के राजा उस टाइम पे कौन थे? कृपाल चंद। आपको बैटल ऑफ नदौन में ये भी याद रखना है कि कांगड़ा के राजा कौन थे। बैटल ऑफ नदौन में ये तो आता है, सबको पता होता है कि कहलूर के राजा कौन थे? भीमचंद। बट यहाँ पे लोग भूल जाते कि कांगड़ा के राजा कौन थे, वो थे कृपाल चंद। तो कृपाल चंद, और कई जगह पे ना इनको भी भीमचंद लिख रखा है कई बुक्स में, ठीक है। तो याद रखना कृपाल चंद बोलते हैं कि अगर आपने जो यहाँ के अभी स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर है भीमचंद, उनको मना लिया कि वो ट्रिब्यूट पे करेंगे तो हम सबके सब ट्रिब्यूट पे करेंगे। तो अलीफ खान बोलता ठीक है। तो वो कृपाल चंद को लेके अपने साथ जो है वो भीमचंद के पास चल जाता है। भीमचंद जो है वो मना कर देता है कि मैं ट्रिब्यूट पे नहीं करूंगा, और फिर इनके बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो इस लड़ाई में जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने भीमचंद का सपोर्ट किया था। आई होप वो भी लड़ाई आपको याद हो जो भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाई होगी थी, है ना? तो वो इसका मतलब इससे पहले हो रखी है, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं, बैटल ऑफ जो भी थी वो अभी देखते हैं। तो वहां से आपको ये समझ आना चाहिए कि वो बैटल पहले हुई है। पहले गुरु गोविंद सिंह जी और भीमचंद जी की आपस में बनती नहीं थी क्योंकि हाथी के पीछे उनकी लड़ाई हो रखी थी। बट बाद में क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मुगल जो है वो पैसे लेने क्यों आ जाते हैं, ठीक है। तो वो उनको ये चीज पसंद नहीं थी कि ट्रिब्यूट नहीं देनी, उसकी वजह से इन्होंने जो है भीमचंद को सपोर्ट भी किया था। तो यहाँ पे जो अगली लड़ाई है वह देखेंगे अभी। पहले किलादार के नाम देख लेते हैं जो जो थे। तो जब जहांगीर राजा था उसके टाइम थे नवाब अली और हुरमत खान। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़े मैम, ये ना रटने ही पड़ेंगे पेपर में, सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग में लिखे हुए आ सकते हैं। एक साइड किलादार के नाम लिख दिए और किसके टाइम पे थे। तो जहांगीर के टाइम पे थे नवाब अली खान और हुरमत खान। शाहजहां के टाइम पे थे नवाब असद उल्लाह खान और कुछ कुली खान। औरंगजेब के टाइम पे थे सैयद हुसैन हसन अब्दुल्ला और नवाब सैयद खलील उल हक खान। लास्ट किलादार थे वो थे आपके नवाब सारिफ अली खान। अब लास्ट किलादार की मैं क्या क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो हुआ था मुगल्स की जो आपकी डिक्लाइनिंग थी वो किसकी वजह से शुरू हुई थी? दुर्रानिया अफगानिस्तानियों ने अटैक कर दिया था, अहमद शाह दुरानी।
आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये। अहमद शाह दुरानी के टाइम पे मुगल्स का डिक्लाइन का वन ऑफ द रीजन यही था कि दुरानी ने अटैक कर दिया था और दुरानी ने पंजाब को इन्वेड कर दिया था और पूरी उस वाले एडमिनिस्ट्रेशन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को उस एरिया में खत्म कर दिया था। तो इसी टाइम पे क्या हुआ, घमंड चंद ने क्या क्या फायदा उठाया, ध्यान से सुनना। घमंड चंद जो आपके कांगड़ा के राजा थे, उन्होंने मुगल और दुर्रानियों की लड़ाई का फायदा उठाया। वो समझ गए थे कि मुगल्स की पावर जो है वो डिक्लाइन हो रही है, तो यहाँ पे घमंड चंद ने इस लड़ाई का फायदा उठाया और सारी की सारी टेरिटरीज रिकवर कर ली जो कांगड़ा ने मुगलों को लॉस्ट की थी। और यही देखते देखते अहमद शाह दुर्रानी को ये समझ आ गया था कि घमंड चंद जो है उसकी मुगल के साथ नहीं बन रही, तो वो बाद में जाते जाते क्या घमंड चंद को यहाँ का क्या बना गए थे, गवर्नर। जलंधर दोआब और ये हाँ इसका एरिया का घमंड चंद को उन्होंने क्या बना लिया, गवर्नर। जलंधर दोआब का निजाम बना लिया। ठीक है, कांगड़ा फोर्ट जो था, कांगड़ा फोर्ट के अलावा सारा का सारा एरिया जो तो किसके अंडर चल गया था, घमंड चंद के अंदर। लेकिन कांगड़ा फोर्ट जो था वो अभी भी किसके अंडर था, मुगलों के अंडर ही था। तो यहाँ पे इस टाइम पे वहां के जो मुगल नवाब थे वो कौन थे, सैफ अली खान। कुल्लू वॉज ऑल्सो इन्वेडेड एंड फिगर्स ऑफ बजोरा टेम्पल वॉज म्यूटिलेटेड बाय हिज मिशनरी। याद रखना, अहमद शाह दुर्रानी जब यहाँ पे इस एरिया में लड़ाइयां कर रहा था तो उसने बजौरा टेम्पल, मैंने आपको प्लेसेस वाले चैप्टर में जो कल वीडियो भेजी है उसमें बता रखा है बजौरा टेम्पल कहाँ है, कुल्लू में। इसका एक और नाम है बज्रेश्वरी टेम्पल। हाँ 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 हाँ, वो ब्रिजेश्वर है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है थोड़े। बजौरा जो है उसकी जो इमेजेस थी वहां पे मूर्तियां थी उनको भी इन्होंने क्या किया था, तोड़ दिया था। तो याद रखना बजौरा टेम्पल का जो इन्वेजन है वो दुर्रानियों ने किया था। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नगरकोट की इन्वेजन गजनियों ने की थी, तो इन दोनों से ये कंफ्यूज हो जाता है, तो याद रखना। फिर मुगल्स का चंबा के साथ क्या रिलेशन था, अब ध्यान से सुनो। हमने अकबर की लड़ाई पढ़ी अभी तक, ठीक है, अकबर वाला जो चला हुआ था उसमें मैंने आपको बताया कि टोडरमैल ने क्या किया था, 66 विलेजेस कांगड़ा से ली और रिहलू जो लिया वो किससे लिया, चंबा से। तो मतलब यहाँ पे जो है मुगल्स की चंबा के साथ भी एविलेशन शुरू हुई थी, एफिलिएशन शुरू हुई थी। कैसे, देखो। नो एविडेशन ऑफ चंबा इन्वेडेड बाय मुस्लिम्स बिफोर 16th सेंचुरी, कि 16th सेंचुरी से पहले चंबा कभी भी मुस्लिम्स के अंडर इन्वेड हुआ हो ऐसा एविडेंस नहीं मिला। बिकेम ट्रिब्यूटरी टू द मुगल आफ्टर कैप्चर ऑफ कांगड़ा फोर्ट, जैसे ही कांगड़ा फोर्ट को ऑक्यूपाई किया गया वैसे ही ये मुगल की ट्रिब्यूटरी बन गया। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, रेहलू को एनेक्स किया गया और इसके साथ साथ छरी और घरों को भी क्या किया गया, एनेक्स किया गया। याद रखना, तो तीन थे, रेहलू, छरी और गरो। ठीक है, प्रताप सिंह वर्मन ऑफ चम्मा रिमेन्ड लॉयल टू मुगल्स। अब कौन से ऐसे राजा थे जो लॉयल रहे मुगल्स के लिए, वो थे प्रताप सिंह वर्मन। वैसे हम जनार्दन भी देख चुके हैं, जनार्दन भी जो है वो जहांगीर को मिलने गए थे जब उन्होंने इन्वेड किया था। ठीक है, तो ये प्रताप सिंह वर्मन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ढलोक बैटल, ढलोक बैटल है जनार्दन ऑफ चंबा, वही जो जनार्दन जहांगीर को मिलने गए थे, और जगत सिंह ऑफ नूरपुर के बीच में। तो अब होता क्या है, जगत सिंह ऑफ नूरपुर जो है वो मुगल्स के साथ साइड कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा याद हो, मैंने आपको बताया था कि जगत सिंह ऑफ नूरपुर जो है उसने चंबा पे कब्जा कर लिया था, वो इसी टाइम पे किया था। थोड़ा अगर याद हो, नूरपुर चंबा जो है वो थोड़े टाइम के लिए नूरपुर के अंडर आ गया था। हुआ क्या, जगत सिंह ऑफ नूरपुर, ये वही जगत सिंह है जिन्होंने जहांगीर को मदद की थी मुगल कांगड़ा फोर्ट छुड़वाने में। ठीक है, राय रैयान और प्लस जगत सिंह ऑफ नूरपुर। अब मुगल मुगल तो इनके साइड साइड किए हुए थे क्योंकि ये जीते हुए थे। ठीक है, इसी ने हेल्प की थी कांगड़ा फोर्ट को छुड़वाने में, इसलिए मुगल जो हो गए इनकी साइड हो गए। अब हुआ क्या, यहाँ पे राजा और जनार्दन जो है यहाँ पे हार गए और थोड़े टाइम बाद क्या गिर गया, इनका मर्डर कर दिया गया। चंबा वॉज रूल्ड ओवर बाय जगत सिंह ऑफ नूरपुर। अब चंबा जो है नूरपुर के कब्जे में था। ठीक है, और सभी को मैंने उस टाइम पे भी एक लाइन बताई थी कि जब पावर किसी के पास आती है ना तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा पावर हो जाती है ना तो उसको और जगह एरिया ऑक्यूपाई करने में सोचता रहता है वो। तो पहले तो जगत सिंह बैटल ऑफ ढलोग में जनार्दन को हराने में मुगलों ने जगत सिंह की मदद की, लेकिन बाद में जगत सिंह ने क्या किया, मुगल अथॉरिटी पे ही अटैक कर दिया। ठीक है, तो जब मुगल अथॉरिटी पे अटैक किया तो उस टाइम पे शाहजहां ने किसको भेजा, मुराद बख्श, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो याद रखना, जो बैटल ऑफ ढलोगा उसमें जो एम्परर है शाहजहां की बात हो रही है। तो शाहजहां ने मुराद बख्श को भेजा। और फिर अगर आपको थोड़ा याद हो, जब मैंने आपको चंबा पढ़ाया तो चंबा में मैंने यही पढ़ाया था कि जनार्दन के मरने के बाद जगत सिंह जो है उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। बट बाद में जनार्दन की जो वाइफ थी वो कभी प्रेग्नेंट थी, तो उनके जो बेटे थे पृथ्वी सिंह, उनको लेके जो उनकी नर्स है वो वहां से भाग जाती है। और बाद में, हाँ, बटलू, फिर जब पृथ्वी सिंह जो बड़ा होता है उसको ये पता चलता है कि ये दोनों तो लड़ रहे हैं, तो वो इस बात का फायदा उठाता है और फिर वो इधर उधर से मदद मांग के जो है अपने किंगडम को रिस्टोर करवाता है। तो यही रखना कि शाहजहां ने पृथ्वी सिंह को उसका किंगडम वापस कर दिया था। और यहाँ पे जो है जागीर ऑफ जसवान भी उनको दे दी गई थी। छतर सिंह रिफ्यूज टू पे रॉयल ऑर्डर। तो एक एक चंबा के एक ऐसे राजा भी थे जिन्होंने जो है आपके रॉयल ऑर्डर जो थे, इनके टाइम पे ये बोला गया था कि मंदिरों को तुड़वा दिया जाए। तो छतर सिंह, या फिर छतर सिंह के टाइम पे जो है मंदिर वाली बात तो शायद से किसी और से थी, लेकिन यहाँ पे छतर सिंह ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या कर दिया था, मना ही कर दिया था कि यहाँ पे अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो तुम देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से ऐसे राजा है जिन्होंने जो है मुगल्स को अपोज किया था चंबा के, वो थे छतर सिंह। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, लॉयल्टी कौन कौन थे, जनार्दन, प्रताप, है ना, प्रताप सिंह बर्मन। तो कौन से एक ऐसे राजा थे जो अगेंस्ट चल गए थे, वो थे आपके छतर सिंह। सिखों पे आ जाते हैं। सिख के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। ये बहुत ट्रैवल करते थे, आपके कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति ये आते ही रहते थे। फिर फिफ्थ गुरु जो थे अर्जन देव सिंह जी, उन्होंने जो है आपके हरमिंदर साहिब, जो कि आपके गोल्डन टेम्पल है, उसके जो बनने के लिए जो है फंड्स कलेक्ट हो रहे थे, उनके लिए भाई कल्याणा को यहाँ पे भेजा था। इतना सही इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ गुरु जो हरगोबिंद सिंह जी थे, वो जो है उन्होंने आपके हिल स्टेट्स ट्रेवल की थी, और कीरतपुर जो आज की डेट में है वो उस जगह पे बिल्ड है जो उनको बिलासपुर के राजा ने गिफ्ट की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है आमने सामने लिखा हुआ कि ये जो चीज है वो कौन से सिख गुरु के साथ एफिलेटेड है। फिर आता है नाइन्थ गुरु। नाइन्थ गुरु थे तेग बहादुर सिंह। नाइन्थ गुरु जो तेग बहादुर सिंह थे वो कंडोलेसेंस, वहां पे क्या हुआ था, जो बिलासपुर के कहलूर के राजा थे उनके जो बेटे थे उनकी मृत्यु हुई थी, या राजा की मृत्यु हुई थी। तो वो वहां पे जो है थोड़े टाइम उनको जो है कंडोलेसेंस के लिए वहां पे गए थे, उनसे मिलने गए थे। ठीक है, तो कौन से, तेग बहादुर नाइन्थ। और उसी टाइम पे उन्होंने वहां पे कुछ लैंड भी परचेज की थी, और वहां पे उन्होंने मखोवाल की विलेज भी स्टैब्लिश की, जो आज की डेट में आनंदपुर साहिब के नाम से फेमस है। तो किरतपुर वाली जगह जो है वो हरगोबिंद से फेमस है, हरगोबिंद गुरु जी से फेमस है। और आपके आनंदपुर जो है वो तेग बहादुर से एफिलेटेड है। ये 2 पॉइंट याद रखना। आनंदपुर साहिब नाइन्थ गुरु एंड आपके किरतपुर सिक्स्थ गुरु। 10th गुरु गोविंद सिंह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनकी बैटल हुई थी। अब वो बैटल का नाम है बैटल ऑफ भंगाणी। ठीक है, ये वो बैटल है। तो अब 1686 में ये हो रखी है, तो इसका मतलब जो आपकी नदौन वाली बैटल है वो 1686 के बाद ही हुई होगी। ये मैंने आपको पॉइंट बताना था। ठीक है, तो आप बैटल ऑफ भंगानी का ईयर याद रखना, 1686 में ये हो रखी है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में। व्हाइट एलिफेंट जो गुरु गोविंद सिंह जी को रतन राय ऑफ असम ने दिया हुआ था, तो वो हुई। तो वो इन दोनों के बीच में लड़ाई और गुरु गोविंद सिंह जीते। लेकिन बाद में ये बैटल ऑफ नदौन जो आपके 8 ऐसे रख लो 1687 या 91 के बीच में हो रखी है। ठीक है, ये रख लो। तो गुरु गोविंद सिंह जी जीते। इसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह है उन्होंने मंडी भी विजिट किया। मंडी में मंडी के में उस टाइम राजा कौन थे जब ये विजिट किए, सिद्धसेन। ठीक है, और यहाँ पे इसी टाइम पे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा भी एस्टेब्लिश किया। कहाँ पे, आनंदपुर साहिब में 13 अप्रैल 1699 एडी को। ये वही आनंदपुर साहिब है जो 9th गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने प्लॉट खरीदा था। तो याद रखना, खालसा एस्टेब्लिश किया गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर में, लेकिन वो जो जगह थी वो आपके 9th गुरु ने खरीदी थी। इतना क्लियर। फिर मुगल एंड सिरमौर। मुगल एंड सिरमौर में धर्म, हाँ जी, नदौन की लड़ाई। नदौन की लड़ाई थी कि आपके जो औरंगजेब थे, औरंगजेब जब अपने टाइम पे रूल कर रहे थे तो उनके पास पैसे की कमी आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो दक्कन का कैंपेन, आपने पढ़ा होगा कि औरंगजेब जो थे उनको सबसे ज्यादा वो माना जाता है, हाँ, कि अनलकी थे। हाँ, अनलकी थे ये। ठीक है, तो औरंगजेब जो थे वो अनलकी थे, उनका जो पूरा था वो एक्सचेकर जो उनका खजाना था वो खाली होता जा रहा था।
तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो जो जितना भी हिल स्टेट्स थे जिन्होंने डिफॉल्ट किया था, कभी कभी ना पे नहीं कर पाते थे राजा अपने पैसे, ठीक है, तो वो पैसे को वापस लाने के लिए ये आलिफ खान को भेजते हैं। वैसे तो इन्होंने किसी अजीम खान को बोला था, पर हिल वाले एरिया से पैसे मांगने के लिए आलिफ खान को भेजते हैं। आलिफ खान जो है वो सबसे पहले कांगड़ा के राजा के पास जाता है। कांगड़ा के राजा थे कृपाल चंद। कृपाल चंद बोलता है कि देखो इस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग राजा जो है वो भीमचंद है। अगर तुमने भीमचंद को बोल दिया और भीमचंद मांग गया ट्रिब्यूट देने के लिए, तो बाकी सारे तो छोटे मोटे हैं, वो तो अपने आप ही मांग जाएंगे। तो भीमचंद क्या कर देता है, मना कर देता है पे करने को। इसीलिए जो बैटल ऑफ नदौन होती है, नदौन में, जो कहाँ पे है, हमीरपुर। ठीक है, समझ आया। अब आ जाओ मुगल एंड सिरमौर। तो धर्म प्रकाश और बुद्धि प्रकाश, अकबर के टाइम पे धर्म प्रकाश, जहांगीर के टाइम पे बुद्धि प्रकाश। शाहजहां के फेवरेट कौन थे, मंधाता। सुभंग जो थे वो औरंगजेब के कंटेम्पररी थे। सुभंग से औरंगजेब कर लो, जैसे मैंने ट्रिक भी कराई थी, तो औरंगजेब का सौभाग्य बिल्कुल खराब था, तो वैसे कराई थी। और सिरमौर जो है, गुरु गोविंद सिंह जी सिरमौर गए थे किसके टाइम पे, मेदनी। मंडी गए थे मस्त के टाइम पे, और सिरमौर गए थे मेदनी के टाइम पे। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह और हिल स्टेट्स का आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बंदा बहादुर था। बंदा बहादुर का जो, बंदा बहादुर एक वन ऑफ द मिसल्स के, आपके सिखों के मिसल के वो थे। तो वो जो थे पहले वो लड़ने जाते हैं, तो पहले जो सरेंडर करते हैं हिल स्टेट्स वो है चंबा और मंडी। चंबा और मंडी पहले हिल स्टेट्स बनते हैं जो आपके बंदा बहादुर को सरेंडर कर देते हैं। तो अभी होता क्या है, अहमद शाह दुरानी जो है वो आपके अटैक करता है, और घमंड चंद को जो है वो आपके जलंधर वो आपका अपॉइंट कर देता है, और वो एक्सपेल, ही वाज सक्सेसफुल इन एक्सपेलिंग द सिख इंट्रूडर्स। तो अब अहमद शाह दुर्रानी का जब ये सब चल रहा होता है, तो घमंड चंद जो गवर्नर होता है जलंधर द्वाब का, वो बड़ा ही क्या होता है, पावरफुल होता है। मतलब अगर घमंड चंद राजा बना है तो ऑब्वियसली वो पावरफुल ही होगा। तो उस टाइम पे घमंड चंद के टाइम पे क्या होता है, ये जो मिसल्स है, ठीक है, बंदा बहादुर और भी मिसल्स थे, तो वो जो थे उनके साथ लड़ाइयां होती है। जैसे घमंड चंद की पहले होती है जस्सा सिंह रामगढ़िया के साथ, ठीक है, तो जस्सा सिंह रामगढ़िया के साथ होती है, तो घमंड चंद जीत जाता है। तो घमंड चंद की फिर से लड़ाई होती है जय सिंह कन्हैया के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे ये लड़ाइयां चलती रहती है घमंड चंद के साथ। तो यहाँ पे होता क्या है, पहले सिख चेंज जो आपके कांगड़ा पे कब्जा कर लेते हैं। तो जय सिंह, जब जस्सा सिंह जो था उसने क्या किया था, वो पहला ऐसा सिख चीफ चेंज बना था जो जिसने किस पे कब्जा किया था, कांगड़ा हिल्स पे। याद रखना, घमंड चंद जो था वो क्या था, सारा उसने टेरिटरीज मुगल से ले ली थी, लेकिन उस टाइम पे क्या छूट गया था, कांगड़ा फोर्ट। मैंने बोला था पूरा, हाँ, पूरा का पूरा उन्होंने अपने अंडर कर लिया था, पर कांगड़ा फोर्ट जो था उनके अंडर नहीं था। तो उसके बाद जस्सा सिंह रामगढ़िया ट्राई करता है, और जस्सा सिंह रामगढ़िया जीत भी जाता है कांगड़ा हिल्स को। तो पहला एरिया जो कांगड़ा हिल्स को इन्वेट करता है सिखों का, वो थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। और फिर उन्होंने क्या किया, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा, इन सबको अपनी ट्रिब्यूटरी बना लिया। लेकिन बाद में क्या होता है, जयसिंह जो था, मतलब ये सारे ना सिखों के एरियाज के ग्रुप्स थे। तो एक ग्रुप जयसिंह का था, एक सिंह जस्सा का था। तो जयसिंह जो है उसको कौन हरा, जस्सा जो है उसको कौन हरा देता है, जयसिंह। याद रखना, जस्सा जो है वो पहला, हाँ, जयसिंह जो है वो जस्सा को हरा देता है, ठीक है। तो अब बट कांगड़ा वो स्टिल अंडर मुगल गवर्नर। ये तो हिल्स की बात चल रही है, लेकिन उस टाइम पे जो कांगड़ा था वो किसके अंडर ही था, मुगलों के अंडर ही था, ठीक है। हिल्स को तो आपके सिख जीत रहे होते हैं, लेकिन मुगल नहीं जीतते। पर उस टाइम पे क्या होता है, ये जब सब चीजें चल रही होती है, तो आपके संसार चंद जो है वो किससे मदद मांगते हैं, जयसिंह कन्हैया से, ठीक है। जयसिंह कन्हैया को वो बोलते हैं कि प्लीज आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तो जयसिंह जो है वो जस्सा को डिफीट करने के बाद संसार की मदद करते हैं, किसको, मुगलों से, किसको, कांगड़ा फोर्ट को छुड़वाने में, ठीक है। कांगड़ा फोर्ट नहीं है अभी उनके अंडर कांगड़ा हिल्स है, थोड़ा थोड़ा एरिया है, कुछ कुछ एरिया जो है वो जस्सा जय सिंह के अंडर हो गया है, क्योंकि उसने जस्सा को हरा दिया। तो संसार चंद सोचते हैं, यार मैं क्या करता हूँ, जय सिंह मुझे ताकतवर लग रहा है, तो मैं इससे मदद मांगता हूँ कि क्या कर, प्लीज तू मेरी हेल्प कर मुगल्स से मेरा फोर्ट छुड़वाने को। लेकिन फिर जो संसार चंद से जो है वो फोर्ट बिल्कुल किसके तहत चल जाता है, सिखों के तहत चल जाता है। फिर एक और सिख लीडर आते हैं, उससे ये मदद मांगते हैं संसार चंद, ठीक है। फिर बाद में जो है जय सिंह जो है वो आपका सरेंडर कर देते हैं संसार चंद को फोर्ट।
समझ आया? तो यहाँ पे जय सिंह कन्हैया के अंडर जो था वो मुगल फोर्ट नहीं था, पर फिर जो है फोर्ट थोड़े टाइम बाद जब संसार सिंह मदद मांगते हैं तो जय सिंह के अंदर चल जाता है, बट बाद में फिर संसार चंद किसी और सिख लीडर से मदद मांगते हैं, फिर जय सिंह को वो फोर्ट जो है वो संसार चंद को सरेंडर करना पड़ता है। मतलब 1787 के आसपास जो है वो किसके पास फोर्ट आ जाता है? संसार चंद के पास। ठीक है, 1337 में आपके मुगलक मोहम्मद बिन तुगलक, फिर 1357 में आपके फिरोज शाह तुगलक, फिर शेरशाह सूरी, फिर आपके ये इस टाइम पे संसार चंद के अंदर 1787 जहांगीर, फिर अब आपके 1787 में संसार चंद के पास आ जाता है। अब यहाँ से होता है कांगड़ा की ग्लोरियस चैप्टर शुरू। क्यों? संसार चंद समझता है अपने आप को ताकतवर, और संसार चंद क्या कर देता है शुरू? एक्सपेंशन करना कर देता है शुरू। कभी इधर भी हाथ मार रहा है, कभी उधर भी हाथ मार रहा है। तो यहाँ पे गुरखास की एंट्री कैसे होती है? देखो, ये सब लड़ाइयां संसार चंद के इन्फ्लुएंस से पहले गुरखास की एंट्री हिमाचल में तब होती है जब सिरमौर में एक घटना घटती है। क्या होता है? सिरमौर के जो राजा थे करम प्रकाश, ठीक है, सिरमौर के राजा करम प्रकाश, जो कि जिस टाइम पे हिंदूर के राजा राम सरन सिंह थे उस टाइम पे सिरमौर में राजा थे करम प्रकाश और हिंदूर के राजा थे राम सरन सिंह। तो राम सरन सिंह को बहुत आदत होती है इधर उधर की स्टेट्स के बीच में हाथ मारने की। तो होता क्या है, करम प्रकाश के जो ऑफिशियल्स थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं था करम प्रकाश, वो नहीं चाहते थे कि करम प्रकाश जो है वो राजा बने। तो करम प्रकाश के जो ऑफिशियल्स थे वो चाहते थे कि कन्वर रतन सिंह जो उनके भाई थे वो क्या बने? राजा बने। तो कन्वर रतन सिंह जो क्या करते हैं, राम सरन सिंह के साथ ट्राई करते हैं लड़ने की, ठीक है, मतलब फाइट करने की। तो जंगल में कुछ लड़ाई होती है या कुछ फाइट होती है जिसकी वजह से जो है एक इंसान मर जाता है। वो इंसान होता कोई और है, लेकिन ये समझ बैठते हैं कि कौन है? करम प्रकाश। ठीक है, पर करम प्रकाश जिंदा होता है। तो आपके राजा करण कन्वर रतन सिंह जो है वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। ठीक है, कन्वर रतन सिंह जो है वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। फिर जो थोड़े टाइम बाद है करम प्रकाश, क्योंकि उसको पता था कि गुरखाज इस टाइम जो है राइज कर रहे हैं, तो वो गुरखाज से मदद मांगते हैं। गुरखाज से मदद मांगने के बाद जो है अमर सिंह थापा पहले तो भक्ति थापा को भेजते हैं, पर हिंदूर के फोर्सेस उनको हरा देते हैं, जिसकी वजह से अमर सिंह थापा को ये लगता है कि मेरी तो पावर पे क्वेश्चन उठ गया कि ऐसे कैसे हो गया। तो फिर वो खुद जाते हैं। तो ईयर याद रखना 1804। 1804 की बात है ये। फिर 1815 में तो एंग्लो गुरखा वॉर ही हो जाएगी। तो 1804 के पास जो है वो सिरमौर की लड़ाई में फंसते हैं। अमर सिंह थापा खुद जाते हैं। और फिर सबसे अजीब बात ये होती है कि वो करम प्रकाश को उनका राज्य वापस देने के बजाय अपने अंडर जो है सिरमौर को कर लेते हैं। क्लियर? दूसरी साइड क्या चला हुआ था? दूसरी साइड चला हुआ था हिंदूर। वही सरन सिंह जो है हिंदूर, वो कहलूर की टेरिटरी में 12 ठकुराई उनसे ले लेता है। दूसरी साइड संसार चंद लगे हुए थे कहलूर की एरियाज पे कब्जा करने। तो इस टाइम पे कहलूर के राजा ने तंग आकर, कहलूर के राजा कौन थे? महानचंद। महानचंद ऑफ कहलूर, हाँ, महानचंद ऑफ कहलूर जो है वो तंग आकर क्या करते हैं, आपके इनवाइट कर लेते हैं किसको? गुरखास को। ठीक है, मानचंद और भी बहुत सारे राजा थे, मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, हम अभी देख भी रहे हैं यहाँ पे। होता क्या है कि संसार जो है वो कभी किसी की टेरिटरी पे कब्जा कर रहा है, कभी किसी की टेरिटरी पे कब्जा कर रहा है। तो जिन जिन की भी टेरिटरी पे उसने कब्जा किया था, महानचंद उनको इन्वाइट करते हैं, और ये सारे मिलके किसको इन्वाइट करते हैं? 1804 एडी में आपके गुरखास को इन्वाइट करते हैं। गुरखास हिंदूर की फोर्सेस को हराते हैं। फिर महानचंद को लगता है अरे इन्होंने तो हिंदूर की फोर्सेस को हरा दिया, तो मैं क्या करता हूँ, इनको जो है इनसे मदद मांगता हूँ कि संसार चंद के साथ भी ये लड़े और मेरी टेरिटरीज मुझसे वापस छुड़वाए। तो फिर होती है बैटल ऑफ महल मोरिया 1806 में। तो पहले जो है वो आपके सिरमौर के राजा के साथ जो बैटल्स होती है गुरखास की, वो हुई आपकी 1804 में। फिर आपके महल मोरिया की लड़ाई जो होती है 1806 में, जहां पे गुरखास और महानचंद जो है वो मिलके संसार चंद को हरा देते हैं। फिर संसार चंद जो है वो कांगड़ा फोर्ट में छुप जाते हैं, लेकिन 4 साल बाद संसार चंद जो है वो भीख मांगते हैं। किसकी? महाराजा रंजीत सिंह की। यहाँ एंट्री होती है रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह के संसार चंद जो हेल्प मांगते हैं। ट्रीटी होती है 1809 में गुरखास के बीच में, 20 जुलाई 1809 में। यहाँ पे ट्रीटी के मुताबिक कांगड़ा फोर्ट जो है वो किसके अंडर चल जाता है? महाराजा रंजीत सिंह।
और महाराजा रणजीत सिंह के अंडर ये 24 अगस्त 1809 को जाता है, जिसके बाद यहाँ के निजाम बना दिए जाते हैं देसा सिंह मजीठिया। ठीक है, तो देसा सिंह मजीठिया को ये बना देते हैं। इसके बाद अमर सिंह थापा की जो है हार हो जाती है और अमर सिंह थापा जो है अपने आप को कहाँ पे सेटल कर लेते हैं, अर्की में। अर्की के राणा का नाम क्या था, अगर थोड़ा याद हो, जिस टाइम पे ये अर्की पे का वो कर रहे होते हैं, कब्जा कर लिया होता है इन्होंने, जगत सिंह। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोलन में मैंने पढ़ाया था अर्की वाला एरिया जब आया था, बघाल वाला एरिया। तो यहाँ पे ये है कि ये कब्जा कर लेते हैं जुब्बल, बुशहर, हिंडूर वाले एरिया पे। फिर होती है गुरखाज और ब्रिटिशर्स की एंट्री। आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे कल हम हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ले, हिस्ट्री प्लस फ्रीडम स्ट्रगल जो बचा है। वैसे ये थोड़ा ही रह गया, इंग्लिश और ब्रिटिशर, इसके बाद लड़ाई होती है, फिर सन्नट साइन होते हैं। ठीक है, तो काइंडली इतना पढ़ लेना। थैंक यू।